स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 6 अब आगे। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज में कटन में नैना ये सुनकर बोली, राहत ने गलत क्या कहा, उसने सही ही कहा है। दोनों ध्यान से सोचो उस बारे में, लेकिन अभी चलो पेशेंट को चेक करना है। सुशांत और महेंद्र ने हाँ में सर हिला दिया और खड़े हो गए। सुशांत और महेंद्र एक नज़र कीर्ति और कशिश को देखकर बाहर निकल गए। वहीं नैना ने ना में सर हिला दिया, वो भी चली गई। रोहित, कशिश, कीर्ति उनके जाने जे बाद रोहित हैरानी से बोला, घर ये राहत कितनी मिस्टीरियस है, ऊपर से इन लोगों की भी बहन, ये कैसे पॉसिबल है। कशिश हैरानी से बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा उस कड़वे करेले महेंद्र की भी प्यार हक सकता है। कीर्ति ये सुनकर बोली, वो तो किसी से भी हो सकता है। कशिश और रोहित शांत हो गए। उनका ध्यान कीर्ति की तरफ गया। कीर्ति उदास दिख रही थी। आखिर उसकी भी गलती नहीं थी। उसके दिल में तो हमेशा अंशुमन के लिए फीलिंग थी, लेकिन कभी जाहिर नहीं कर सकी। वो जानती थी कि वो रिद्धि के साथ रिलेशन, इसलिए उसने अपनी फीलिंग खत्म करने की हर कोशिश भी की थी और वो कामयाब भी हो गई थी। लेकिन वो हादसा होना, अंशुमन का उसे बचाना और रिद्धि से उसका ब्रेकअप होना, उसके दिल में फिर से फीलिंग जगा गया था। कशिश उसे देखकर बोली, हाँ प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन जिससे आप प्यार करो वो आपके लिए सही नहीं होता, बल्कि उससे प्यार करो जो आपसे प्यार करता है। कीर्ति और रोहित दोनों उसे देखने लगे तो वो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, सही बोल रही हूँ। वैसे भी हम कई बार जिसे प्यार समझ लेते हैं वो प्यार नहीं होता और उसकी वजह से हम अपना सच्चा प्यार खो देते हैं, इसलिए आसपास ध्यान रखना चाहिए कि कौन आपसे प्यार करता है। रोहित बोला, हाँ ये प्यार वगैरह का सीरियस टॉपिक छोड़ो यार, जो करता है वो भी दुख में है और जो नहीं करता उसका अलग ही दुख है। कीर्ति बोली, ये भी सही है। कशिश बोली, ओके ये सब छोड़ो और चलो हम भी हॉस्पिटल चलते हैं। उन दोनों ने भी हाँ में सर हिला दिया और वो तीनों भी चले गए। राहत कैंटीन से निकलकर क्लास की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही किसी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। ये देखकर राहत ने सामने देखा, जहां पर एक लड़की खड़ी थी जो और कोई नहीं छवि थी, जो उसे यहाँ सही सलामत देखकर चिढ़ गई थी, इसलिए वो राहत को परेशान करने आ गई। राहत ये देखकर उसे घूरते हुए बोली, हटो हमारे रास्ते से। छवि ये सुनकर हंसते हुए बोली, ओह गांव की गवार, यहाँ हम नहीं में होता है। वही उसके साथ खड़ी उसकी दो चमचियाँ मोना भी हंसने लगी। ये तीनों राहत की स्टेटस नहीं जानते थे कि वो खड़ी खड़ी उसे बर्बाद कर सकती है। वही वहां से गुजर रहे कुछ स्टूडेंट वहां खड़े होकर देख रहे थे और उन्हें ये ड्रामा देखकर मजा आ रहा था। राहत ये सुनकर उन्हें घूरती हुई बोली, वो क्या है ना, शहर की मेकअप से पुती हुई चुड़ैलो, ये हमारे अच्छे संस्कार है जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। वो कैसे खुद के बारे में सुन सकती थी। अरे यार, इसके बारे में तो जो सुना था वो सब सही है। हाँ देखना, खूबसूरत भी हो गई है। हाँ पहले तो कितनी अगली लगती थी, अब देख कितनी ब्यूटीफुल हो गई है। हाँ मैंने तो ये भी सुना था कि ये अब डॉक्टर आक्रोश से दूर ही रहती है। हाँ इसने कैसे, इस छवि और मोना को चुड़ैल बोला। हाँ लेकिन इसे ऐसे सीनियर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। हाँ उस लड़की में तमीज ही नहीं है। सब स्टूडेंट ऐसे ही बात कर रहे थे। वही काव्या और मोनी जो वहां से गुजर रहे थे वो भी देखने लगे। मोनी राहत और छवि को आमने सामने खड़े देखकर चीर से बोली, इस राहत ने फिर से किसी बदतमीजी की होंगी। इस लड़की में कभी तमीज ही नहीं आएगी। काव्या ये सुनकर भोलेपन से बोली, मोनी ऐसे मत बोलो। मोनी ने ना में सर हिला दिया कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। छवि, मोना तीनों को गुस्सा आया कि राहत ने कैसे उसे चुड़ैल बोल दिया। उसे गुस्सा आ रहा था। उसका मन किया कि राहत को पकड़कर मारे, लेकिन वहां जमा होती भीड़ को देखकर उसके चेहरे पर मासूमियत आ गई। वो बोली, राहत तुम हमें ऐसे नहीं बोल सकती। राहत उसे घूरते हुए बोली, चुड़ैल क्यों नहीं बोल सकती, तुम कहीं की रानी विक्टोरिया हो। राहत को बस इस लड़की पर गुस्सा आ रहा था कि इसने उसे गवार क्यों बोला था, इसलिए उसने उसकी चालाकियों पर ध्यान ही नहीं दिया था। राहत और छवि की ऐसी बहस लड़ाया देखकर कुछ स्टूडेंट जिसे मजा आ रहा था वो हंसते हुए देख रहे थे और कुछ लोगों को राहत का छवि से इस तरह से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि छवि ने कॉलेज में अच्छी इमेज बनाई हुई है। छवि सबका रिएक्शन देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी और बोली, बड़ा शौक है या डॉक्टर आक्रोश के आसपास घूमने का, अब ऐसा मजा चखाऊंगी कि उनके आसपास भटकना तक भूल जाओगी। वो मन ही मन आक्रोश को पसंद करती थी, इसलिए इसकी इमेज बनाकर घूमती थी। अब आगे। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज में राहत और छवि की ऐसी बहस लड़ाया देखकर कुछ स्टूडेंट जिसे मजा आ रहा था वो हंसते हुए देख रहे थे और कुछ लोगों को राहत का छवि से इस तरह से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि छवि ने कॉलेज में अच्छी इमेज बनाई हुई है। छवि सबका रिएक्शन देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी और बोली,
बड़ा शौक है ना डॉक्टर आक्रोश के आसपास घूमने का। अब ऐसा मजा चखाऊंगी कि उनके आसपास भटकना तक भूल जाओगी। वो मन ही मन आक्रोश को पसंद करती थी, इसलिए ढकी इमेज बनाकर घूमती थी। ये लड़की कितनी बदतमीज है। हाँ देखो बेचारी छवि से कैसे बात जर रही है। बेचारी छवि, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती है। विलेन की विलेन जी रहेगी ये लड़की। छवि स्टूडेंट की ये बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। वही राहत ने जब खुद के बारे में ये सब सुना तो उसका मुंह गुस्से से फूल गया। वो कमर पर हाथ रखकर बोली, ओ हेलो, हमें गलत बोल रहे हो, लेकिन ये नहीं दिखा कि ये लड़की हमारा मजाक उड़ा रही थी। उस वक्त क्या बहरे हो गए थे या अंधे हो गए थे? स्टूडेंट को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि राहत उन सबको भी बोलेगी, लेकिन उसकी बात सोचने वाली थी। काव्या ये सुनकर बोली, राहत तुम स्टूडेंट से ऐसे बात नहीं कर सकती। मोनी पे सुनकर बोली, इस बदतमीज को क्या समझाना। छवि ये सुनकर बोली, मैंने मजाक नहीं उड़ाया था, बस तुमसे ऐसे ही कहा था। राहत छवि की बात सुनकर बोली, ओह तो फिर हमने भी तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसे ही चुड़ैल कह दिया था। कल ना हम एक मूवी देख रहे थे, उसमें चुड़ैल बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, पीठ पीछे और सामने कुछ और। ये लड़की पहले तो डरपोक थी। हाँ सही कहा, अब देखो कैसे सबसे जुबान लड़ाती है। तारांकन, लेकिन इस लड़की की बात में पॉइंट है। मैंने सुना था कि इस छवि ने कैसे मजाक उड़ाया था। तारांकन, हाँ ये छवि पागल है, इसे पता नहीं क्या हम रॉयल, संस्कारी, अच्छी फैमिली में बोलते हैं। तारांकन, ओह हेलो, ये लड़की रॉयल तो कहीं से नहीं लगती। हाँ सही कहा, आई होंगी किसी छोटे शहर से, मिडिल क्लास गर्ल। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद। तारांकन, तुम तो चुप ही रहो, तुम तो उससे जलती हो, वो तुमसे कितनी सुंदर है। ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं है समझी, बल्कि मुझे इस राहत से ज्यादा तो काव्या पसंद है, कितनी अच्छी है। हाँ इस लड़की ने तो काव्या को भी इग्नोर कर दिया। मुझे ये पसंद नहीं है। स्टूडेंट फिर से अपनी राय बताने लगे। छवि को तो राहत की बात पर गुस्सा आया हुआ था। वही राहत मुंह कर उसे देखकर बोली, हो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का, और दोबारा अगर मेरे रास्ते में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जाने लगी, लेकिन ओना ने अपना पैर अड़ा दिया और राहत गिरने लगी। उसने डर से आंखें बंद कर ली थी, लेकिन वो गिरी नहीं थी। उसने आंखें खोली और देखा तो सामने डॉक्टर आक्रोश खड़े थे, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। ये देखकर राहत कंफ्यूजन से मन में बोली, ये मुझे क्यों देख रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया है। आक्रोश गुस्से से सभी स्टूडेंट की तरफ देखकर सर्द लहजे में बोला, क्या हो रहा था यहाँ? दरअसल वो यहाँ से गुजर रहा था। जब उसने यहाँ भीड़ देखी तो अपने कदम इस तरफ बढ़ा दिए और उसे आते देखकर स्टूडेंट ने बिना कुछ कहे रास्ता दे दिया, और कुछ स्टूडेंट तो डर के मारे से यहाँ से जा चुके थे। राहत आक्रोश की आवाज से होश में आई और जल्दी से उससे दूर होकर खड़ी हो गई थी। छवि डरते हुए बोली, वो ये राहत बदतमीजी कर रही थी। उसने सोचा क्यों ना उसकी इमेज आक्रोश के सामने खराब की जाए, जिससे उससे पनिशमेंट मिले। वैसे भी वो उससे गुस्सा ही थी। राहत मुंह खोले उसे देखने लगी कि उसने कब ये किया। वही ओना भी बोली, हाँ सर, इस राहत ने छवि से बदतमीजी की थी, उसे गलत बोला था। मोना भी बोली, हाँ सर, बाकी स्टूडेंट से भी पूछ लिया। छवि की चमचिया थी तो उसका ही साथ देगी। मोनी जो राहत को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो भी बोली, हाँ सर, ये तीनों सही बोल रहे हैं। वो तिरछी स्माइल कर राहत को देख रही थी। राहत ये सुनकर बोली, सर ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आक्रोश जो गुस्से से सभी स्टूडेंट को देख रहा था, उसका ध्यान राहत की तरफ आया। वो उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, कम टू माई केबिन। ये बोलकर वो चला गया। वही जो स्टूडेंट राहत को पसंद नहीं करते थे, वो तो खुश हो गए कि आक्रोश राहत को पनिशमेंट देगा, और जो स्टूडेंट को राहत सही लग रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा। राहत आक्रोश की बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, हो अब फिर से डांट खानी पड़ेगी। फिर उन सबको घूरते हुए बोली, हमें झूठा फंसाया ना, हमारा श्राप लगेगा आपको। ये बोलकर वो आक्रोश की केबिन की तरफ बढ़ गई। सब स्टूडेंट उसकी बात को इग्नोर कर अपने अपने काम के लिए चले गए। वही छवि को खुशी हो रही थी कि आक्रोश ने सिर्फ उसकी बात सुनी, राहत की नहीं, मतलब कि वो उसे भी देखता है, राहत से ज्यादा उसे पसंद करता है। ये सुनकर वो खुश हो गई और चली गई। अब आगे, इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज में राहत आक्रोश की बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, हो अब फिर से डांट खानी पड़ेगी। फिर उन सबको घूरते हुए बोली, हमें झूठा फंसाया ना, हमारा श्राप लगेगा आपको। ये बोलकर वो आक्रोश की केबिन की तरफ बढ़ गई। सब स्टूडेंट उसकी बात को इग्नोर कर अपने अपने काम के लिए चले गए। वही छवि को खुशी हो रही थी कि आक्रोश ने सिर्फ उसकी बात सुनी, राहत की नहीं, मतलब कि वो उसे भी देखता है, राहत से ज्यादा उसे पसंद करता है। ये सुनकर वो खुश हो गई और चली गई। थोड़ी देर बाद राहत आक्रोश के केबिन के बाहर खड़ी थी और बड़बड़ा रही थी, पागल इंसान, हमारी बात सुनी नहीं, अब हम पर गुस्सा करेंगे। उन चुड़ैलों की गलती तो देखी नहीं, हम मासूम ने कुछ नहीं किया, फिर भी डांट दिया। वो ऐसे ही बड़बड़ कर रही थी, तभी सर्द आवाज आई, मिस राहत, आपको केबिन के बाहर ही खड़े रहना है या अंदर भी आना है?
राहत ये सुनकर चौंक गई और हैरानी से बोली, ओह तेरी, इन्हें कैसे पता चला कि हम बाहर खड़े हैं? हमने तो अभी तक नोक ही नहीं किया। आक्रोश की सर्द आवाज आई, मिस राहत। राहत इस आवाज से होश में आई और बोली, चलो राहत गेट खोलकर अंदर चली गई। उसे आक्रोश अपनी चेयर पर बैठा नहीं दिखा, जिससे वो मुंह बनाकर इधर उधर देखती है। उसकी सीधी नजर आक्रोश पर गई, जो सोफे पर बैठा हुआ था और उसे ही गुस्से से घूर रहा था। राहत के कदम अपनी जगह पर रुक गए। वही आक्रोश ये देखकर सर्द आवाज में बोला, इधर आओ। राहत मासूम चेहरा बनाकर ना में सर हिलाने लगी, जिसे देखकर आक्रोश सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा इधर आओ। उसे उसकी यही आदत पसंद नहीं थी कि वो उसकी बिल्कुल सुनती नहीं थी। राहत उसके गुस्से वाली आवाज सुनकर जल्दी से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है और उसके करीब आकर खड़ी हो जाती है। वही आक्रोश ये देखकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। राहत ये देखकर मासूमियत से पहले आक्रोश को देखती है, फिर उसके हाथ को, और कुछ सोचकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। वही आक्रोश उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है, जिससे राहत सीधे उसकी गोद में जाकर गिरती है। राहत उसकी इस हरकत से हैरान रह जाती है। वही आक्रोश उसे संभाल कर अपनी गोद में एडजस्ट कर लेता है, जिससे राहत होश में आती है और उसे देखकर गुस्से से बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें गोद में बिठाने की? ये बोलकर उसकी गोद से उठने लगती है, लेकिन आक्रोश की पकड़ कसी हुई थी, जिस वजह से वो उठ नहीं पाती। वो कशमसाते हुए बोलती है, छोड़ो, हमें नहीं बैठना यहाँ, छोड़ो। आक्रोश ये सुनकर सर्द आवाज में बोला, हिलना बंद करो, शांति से बैठी रहो। राहत उसके गुस्से वाली आवाज सुनकर उसे घूर कर देखते हुए बोलती है, हम नहीं डरने वाले समझे, और ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती हमें ऐसे गोदी में बिठाने से? आक्रोश ये सुनकर सर्द आवाज में बोलता है, रिलीफ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, और तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, अब शांति से बैठी रहो। राहत ये सुनकर तुनक कर बोली, हाँ पता है, आप बड़े बेशर्म हो जो अपनी स्टूडेंट को गोदी में बिठाते हो। उसने मुंह बना लिया था। आक्रोश ये सुनकर उसे घूरकर देखता है, जिस पर राहत मुंह फुलाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर आक्रोश उसे देखता है, जिसके गाल रसगुल्ले की तरह ही फुले हुए थे। ये देखकर आक्रोश उसके गाल पर होठ रख देता है। वही राहत ये देखकर आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वही आक्रोश को वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसके गालों पर होठ चालाने लगता है, जिससे राहत जल्दी से अपने गाल उससे दूर कर लेती है। जो आक्रोश को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो उसे घूरने लगता है। राहत अपने गालों को अपने हाथ से साफ कर मुंह बनाकर बोलती है, देखो आप ये गंदी हरकत मत किया करे, हमें नहीं पसंद समझे, और यहाँ क्यों बुलाया है वो बताओ। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके करीब आए, वो उसे अपना दुश्मन ही समझती थी। राहत को गाल साफ करते देखकर आक्रोश की आंखें छोटी हो जाती है। वो उसका हाथ उसके गाल से हटाकर अपने होंठ वहां रख देता है और वो चूमने के साथ शक भी करने लगता है, जिससे राहत हिलने लगती है, लेकिन आक्रोश ने अपने हाथ से उसका चेहरा पकड़ा हुआ था। राहत जितना हिलती उतना ही आक्रोश उसे कसकर चूमने लगता, जिससे राहत शांत होकर बैठ गई, जिसे देखकर आक्रोश उसके गाल से अपने होंठ दूर करता है और सर्द आवाज में बोलता है, अगर कभी मेरी छूहन खुद पर से हटाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे राहत का ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। राहत रोतला चेहरा बनाकर बोली, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता बियत चुभा दी। वो उसे आंखें छोटी छोटी कर घूरने लगी और साथ ही अपना गाल भी सहला रही थी। वही आक्रोश उसे ही देख रहा था। ये लड़की पल पल अपने भावों को बदल कैसे लेती है। वो उसका हाथ हटाकर उसके गाल को देखने लगा, जो लाल हो गया था। वो हल्के हाथ से सहलाने लगा। राहत ये देखकर बोली, आपने क्यों बुलाया हमें यहाँ? आक्रोश ये सुनकर उसका गाल सहलाते हुए सर्द आवाज में बोला, वहाँ क्या हो रहा था? उसे जानना था, वो राहत के मुंह से सुनना चाहता था। राहत ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, कुछ भी नहीं किया हमने, सब उन चुड़ैलों ने किया। हम तो सीधे सीधे क्लास जा रहे थे, लेकिन खुद रास्ते में आ गई और हमारे हम बोलने पर मजाक उड़ाने लगी। हमें भी गुस्सा आ गया और बोल दिया चुड़ैल, लेकिन वहाँ मौजूद गंदे लोग हमें हक ब्लेम कर रहे थे। हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें ही सुनाया। फिर आक्रोश को गुस्से से घूरती हुई बोली, ये सब ना आपकी वजह से ही हो रहा है। आक्रोश ये सुनकर सर्द आवाज में बोला, मेरी वजह से? उसे इस लड़की की ये बात समझ ना आई थी। राहत ये सुनकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हाँ आपकी वजह से। पहले राह कितना आपके पीछे घूमती थी, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी ना, सारी गड़बड़ इसी वजह से हुई है। हमने कुछ जानबूझकर थोड़ी किया था, वो तो बस हर बार एक्शन का रिएक्शन आता था और इस वजह से सबको राह गंदी लड़की लगने लग गई। अब बताओ, राह की कोई गलती थी? बिल्कुल नहीं, सारी गलती आपकी थी ना। राह आपको पसंद करती ना ये सब होता, लेकिन अब ना ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, राहत की जो भी खराब इमेज बनी थी वो सिर्फ आक्रोश की वजह से ही बनी थी। आक्रोश जो राहत की सारी शिकायतें, इल्जाम सुन रहा था, लेकिन जब उसने उसकी लास्ट 2 लाइन सुनी उसकी बुहें सिकुड़ गई। वो सर्द आवाज में बोला, क्या नहीं होगा? उसे जानना था कि आखिर ये पिद्दी से लड़की कहना क्या चाहती है। अब आगे, इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज में आक्रोश का केबिन।
आक्रोश जो राहत की सारी शिकायतें, इल्जाम सुन रहा था, लेकिन जब उसने उसकी लास्ट 2 लाइन सुनी उसकी बोहे सिकुड़ गई। वो सर्द आवाज में बोला, क्या नहीं होगा? उसे जानना था कि आखिर ये पिद्दी से लड़की कहना क्या चाहती है। राहत ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, अब ना हम बिल्कुल आपके पीछे नहीं घूमेंगे, ना आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। पहले आपने राह को रिजेक्ट किया था, ना अब राह आपको रिजेक्ट करती है। अब आप राह को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। हाँ, उसे तो अभी भी आक्रोश बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेती है। आक्रोश ये सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगता है। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसे रिजेक्ट करने की, उसे ना पसंद करने की, उससे मुंह फेरने की। वो गुस्से से उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करता है और सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, मैं कल को आज में शामिल बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मुझसे चाहे कितनी भी दूर जाने की कोशिश कर लो, आना तुम्हें मेरे पास ही। मैं तुम्हारे मुझसे दूर जाने के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। वो अब हर कीमत पर उसे पाना चाहता था। राहत आक्रोश को ऐसे खुद को गुस्से से घूरता देखकर आंखें छोटी छोटी कर उसे ही देख रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, तो आप भी हमारी एक बात याद रखना कि अब हम आपको पसंद नहीं करते, मतलब नहीं करते, और आप हमसे दूर ही रहा करो। और रही बात रास्ते की, तो आपको देखकर ही हम अपना रास्ता बदल लेंगे। जिस रास्ते पर आप आएंगे ना उस रास्ते पर आग, गोला बारूद, पत्थर, दीवार सब रख देंगे, समझे? आक्रोश को राहत की बात सुनकर गुस्सा आता है। आखिर उसे समझ नहीं आ रहा था, पहले तो ये लड़की इतने प्यार के दावे करती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, अब जब वो खुद उसे साथ रखना चाहता है तो वो उससे दूर जा रही है। ऐसा क्या हो गया? वो उसकी ये बात सुनकर उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, रिलीफ, एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो। वो आगे बोलता उससे पहले ही राहत उसकी बात बीच में काट कर बोली, बिल्कुल नहीं, हम अपने माइंड में किसी को क्यों बिठाए। वो उसे घूरने लगी। आक्रोश को फिर से गुस्सा आया कि वी इस लड़की से सीरियस होकर बात कर रहा है और इस लड़की को बकवास ही करनी है। वो गुस्से से घूरने लगा। ये देखकर राहत उसे उंगली दिखाते हुए क्यूट सा मुंह फुलाकर बोली, ऐसे गुस्से से मत देखो, अगर हमें गुस्सा आया ना तो आपकी इन आंखों में उंगली डालकर फोड़ देंगे। वो उससे डरती थोड़ी थी। आक्रोश ये सुनकर एक नज़र राहत की उंगली को गुस्से से देखता है, फिर उसके खूबसूरत मगर क्यूट से चेहरे को देखता है, जिसे देखकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन उसे उसका उंगली दिखाना पसंद नहीं आया था। वो आगे बढ़कर उसकी उंगली को बाइट कर लेता है, जिससे राहत बोली, आउच। उद्धरण चिन्ह। आक्रोश ये सुनकर उसे देखता है, जिसका चेहरा रोतला हो गया था, जैसे कि अगर अब उसने कुछ भी किया तो वो रोने लगेगी और ये बात आक्रोश को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वो राहत की उंगली अपने मुंह से निकालकर उसे सहलाते हुए सख्त आवाज में बोला, दोबारा मुझे कभी उंगली मत दिखाना और ना ही मुझे किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त है। राहत जो पहले ही उसकी हरकत से गुस्सा थी वो और गुस्सा होती जा रही थी। जैसे ही उसने उसकी बात सुनी उसे वो धमकी की तरह लगी और राहत किसी की धमकी सुने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो तुनक कर बोली, और दोबारा अगर आपने हमें हर्ट किया ना तो उंगली किया पूरा मुक्का दिखाएंगे और वो आपको मारेंगे भी। और बस इस वजह से आप हमें नहीं पसंद। खडूस, अड्डू, सनकी, पागल, डोमेंटिंग, पता नहीं क्या क्या हो आप। उसे मुंह बना लिया था। उसे ये शख्स जहर की तरह लग रहा था। आक्रोश राहत के मुंह से अपने नए नामकरण सुनकर उसे ही घूर रहा था, जो उसकी गोद में आराम से बैठी हुई मुंह बनाते हुए उसे भी बराबर घूर रही थी। 5 मिनट बाद आक्रोश और राहत को घूरते हुए एक दूसरे को 5 मिनट हो गए थे, लेकिन दोनों झुकने को ही रेडी नहीं थे। वही राहत उसे देखकर मन में बोली, ये तो देखो तो हम मासूम बच्चे को कैसे घूर रहे हैं, जैसे निगल ही जाएंगे। आक्रोश ने पलके तक नहीं झपकाई थी और हमारी राहत मैडम वो तो कभी बार बार पलके झपकाती तो कभी उसे देखकर तरह तरह के मुंह बना रही थी। वही आक्रोश अपनी रिलीफ की क्यूट क्यूट हरकतें शिद्दत से देख रहा था। राहत ये देखकर मन में बोली, राह लगता है ये कंपटीशन है जिसमें राह को जीतना है। फिर सोचते हुए बोली, लेकिन कैसे सर, तो देखो कैसे देख रहे हैं, हमें ही इनका ध्यान हटाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन क्या? वो सोचने लगी थी। आक्रोश उसके क्यूट से चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखकर मन में बोला, अब ये क्या करने वाली है? इतना तो वो इस लड़की को समझता था। आउच मम्मा। आक्रोश राहत की आवाज से होश में आया और उसका चेहरा हाथों में थाम कर बेचैनी से बोला, क्या हुआ बच्चा? राहत उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मन ही मन खुश हो गई। वो अपनी कमर पर सहलाते हुए मासूम मुंह बनाकर बोली, कमर दुख रही है। आक्रोश ये देखकर जल्दी से अपना ध्यान उसके चेहरे से हटाकर कमर पर करता है, देखने के लिए कि आखिर राहत को हुआ क्या है। तभी उसके कानों में राहत की आवाज आई, तारानकन ये हमने आपको हरा दिया। उसकी खुशी वाली आवाज सुनकर आक्रोश ने राहत को देखा, जो खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए उसे ही देख रही थी। आक्रोश की नज़र एक पल को उसके चेहरे पर थम ही गई थी। उसके फुले गालों पर पड़ते डिंपल, वाकई वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक प्यारी सी डॉल की तरह वो उसे ही देख रहा था। अब आगे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज में आक्रोश का केबिन।
आक्रोश ये देखकर जल्दी से अपना ध्यान उसके चेहरे से हटाकर कमर पर करता है देखने के लिए कि आखिर राहत को हुआ क्या है। तभी उसके कानों में राहत की आवाज आई, ये हमने आपको हरा दिया। उसकी खुशी वाली आवाज सुनकर आक्रोश ने राहत को देखा जो खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए उसे ही देख रही थी। आक्रोश की नज़र एक पल को उसके चेहरे पर थम ही गई थी। उसके फुले गालों पर पड़ते डिंपल वाकई वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक प्यारी सी डॉल की तरह वो उसे ही देख रहा था। राहत उसे देखकर क्यूट सी आवाज में बोली, एंगर हमने आपको हरा दिया। आक्रोश ये सुनकर होश में आया और बोला, और वो कैसे? आखिर उसे उसकी खुशी की वजह भी तो जाननी थी। राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, ओह बुद्ध, देखो आप और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे ना, तो वो कंपटीशन ही तो था, लेकिन इतना वक्त हो गया आप हार ही नहीं रहे थे और राह को हराना पसंद नहीं ना, इसलिए राह ने झूठ बोला और देखो राह जीत गई, आप राह के आगे झुक गए। आक्रोश ये सुनकर उसे देखने लगा जो खुश हो रही थी। वो उसकी नोच को खींचते हुए बोला, रिलीफ, फालतू बातों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो, कल से एग्जाम शुरू है। उसे पता था ये लड़की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है, बड़ी मुश्किल से पास होती थी। राहत ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, राह को पता है राह के एग्जाम है। पहले तो राह पढ़ने की जगह आपके पीछे घूमती थी ना, इसलिए लास्ट आती थी, लेकिन देखना इस बार राह ही टॉप करेगी। सच ही तो कहा था उसने। आक्रोश ये सुनकर उसे देखने लगा। वो पहले इस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता था, नहीं जानना चाहता। अपने दोस्तों और गेरों की बातें उसके कानों तक जरूर आती थी कि ये लड़की कितनी बड़ी बदतमीज और अड्डू है जो हर बार सबको हॉर्म करती रहती है, लेकिन जब वो उसे जानने लगा तो उसे सब गलत लग रहे थे, बस राहत ही सही लग रही थी। राहत उसे खुद को देखते हुए देखकर उसके गाल पर उंगली टच कर कर बोलती है, अब हमें जाने दो, हमें घर जाना है, वैसे ही आपने हमारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। आक्रोश ये सुनकर सर्द आवाज में बोला, तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड बहुत ही घटिया है, इसलिए सिर्फ बातें ही नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो और घर जाकर सिर्फ पढ़ाई करना। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं सब समझा दूंगा। वो अब नहीं चाहता था कि राहत सबसे लास्ट है, फर्स्ट नहीं, लेकिन कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो उसमें। राहत ये सुनकर आंखें छोटी छोटी कर कर उसे घूरती है और बोलती है, अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो क्वेश्चन पेपर ही दे दो, हम नकल मार लेंगे। उसे गुस्सा आ रहा था कि सब उसे पढ़ाई चोर बोलते थे, जबकि अपने वक्त में तो राहत सबसे बेस्ट डॉक्टर थी और वो यहाँ भी यही बनना चाहती थी, इसलिए शांत है। वरना पहले का उसे सब याद है, उसने कितने क्रिटिकल केस सॉल्व किए थे और यहाँ सब उसे डाउट कर रहे थे। उसने ठान लिया था कि खुद की तो प्रूफ करना ही है। आक्रोश उसकी बात सुनकर उसके गालों को पिंच करते हुए सख्त आवाज में बोलता है, प्यार तो आ रहा है तुम पर, लेकिन मेरा प्यार करने का तरीका अलग है, और रही बात नकल की तो मेरे होते हुए ये कभी नहीं होगा। अगर तुम्हें पढ़ाना है तो मैं रेडी हूँ। वो राहत की उल्टी सीधी हरकत कभी नहीं मानेगा। राहत ये सुनकर मुंह बनाकर उसका गाल थप थपा कर बोली, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कह देते हैं, आप इंसान तो बड़े गंदे हो लेकिन डॉक्टर अच्छे हो। आक्रोश ये सुनकर उसे घूरने लगा। वही राहत उसे इग्नोर कर कर बोली, और रही पढ़ाने की, आपसे पढ़ने से अच्छा तो हम फेल होना पसंद करेंगे, लेकिन हमें फेल नहीं होना है, इसलिए हम खुद ही पढ़ लेंगे। अब हमें छोड़ो, हमें घर जाना है। आक्रोश ने ये सुनकर ना में सर हिला दिया। उसने घड़ी की तरफ देखा जिसमें इस वक्त 2 बज रहे थे। उसे भी एक सर्जरी के लिए जाना था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी उसे छोड़ दिया। वही राहत उसकी पकड़ ढीली महसूस कर कर जल्दी से खड़ी हो गई। वही आक्रोश भी खड़ा हो गया, जिसे देखकर राहत जाने लगी। ये देखकर आक्रोश ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जिससे राहत सीधे उसके सीने से आ लगी थी, जिससे राहत हैरान हो गई, लेकिन आक्रोश की हरकत को याद कर कर ना में सर हिला दिया और सर ऊपर उठाकर उसे घुरा तो आक्रोश उसके सर को सहलाते हुए बोला, रुको। ये बोलकर वो उससे दूर हुआ और अपनी टेबल के ड्रॉर को खोलकर एक बहुत बड़ी बुक निकाली। वही राहत कंफ्यूजन से उसे देख रही थी। आक्रोश उसके पास आया और उसके सामने बुक करते हुए बोला, इसमें इजी नोट है, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। हाँ, ये उसने ही बनाए थे अपनी रिलीफ के लिए। राहत ये सुन जर कभी बुक को देखती तो कभी आक्रोश को उसे समझ न आ रहा था कि ये बुक लेकी नहीं। जब से रिबॉर्न हुआ हो उसके बाद चाहे वो क्लास में मस्ती करती हो, लेकिन अपने नोट्स हमेशा कंप्लीट रखती थी और उसने खुद भी इजी तरीके से नोट्स बनाए थे। वो खुद डॉक्टर थी तो उसके लिए ये सब इजी था, और अब आक्रोश भी उसे नोट दे रहा था। क्या उसे लेना चाहिए या नहीं? आक्रोश उसे सोचते देखकर उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब कर लेता है। वही राहत उसकी हरकत से होश में आती है और कुछ सोचकर उसने वो बुक ले ली और क्यूट आवाज में बोली, थैंक यू। आक्रोश ने हाँ में सर हिला दिया। राहत ये देखकर बोली, क्या कल से ही हमें हॉस्पिटल में ड्यूटी दी जाएगी या फिर रिजल्ट के बाद? उसे जानना था। आक्रोश ये सुनकर उसके बाल सही करते हुए बोला, 1 week exam is back to back and also training will be given under the doctor in the hospital and then you can continue after the result. 1 week बैक टू बैक एग्जाम है और साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर रिजल्ट के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं।
राहत ने हाँ में सर हिला दिया। वैसे भी उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल की ही ड्यूटी करनी थी। वो क्यूट आवाज में बोली, जाओ। आक्रोश ने ये सुनकर एक नज़र शिद्दत से उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और उसके सर पर अपने होंठ रख दिए। वही राहत की आंखें इस एहसास से बंद हो गई थी, उसकी पकड़ भी आक्रोश की शर्ट पर कस गई थी। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कॉलेज में आक्रोश का केबिन। राहत ने हाँ में सर हिला दिया। वैसे भी उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल की ही ड्यूटी करनी थी। वो क्यूट आवाज में बोली, जाओ। आक्रोश ने ये सुनकर एक नज़र शिद्दत से उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और उसके सर पर अपने होंठ रख दिए। वही राहत की आंखें इस एहसास से बंद हो गई थी, उसकी पकड़ भी आक्रोश की शर्ट पर कस गई थी। आक्रोश ने अपने होंठ उसके सर से हटाए तो राहत ने झट से आंखें खोली और उसे देखकर मुंह बनाकर उसकी बाहों से निकलकर चली गई। वही उसकी हरकत पर आक्रोश जुनूनी, सनकी, दीवानगी मगर सर्द अंदाज में बोला, रिलीफ। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू गो अवे फ्रॉम मी, all efforts are useless. You will find me on every path. You were mine, are mine and you will always be mine. Relief. मुझसे दूर जाने की कितनी ही कोशिश कर लो, सारी कोशिशें बेकार है। हर रास्ते पर मुझे ही पाओगी। तुम मेरी थी, मेरी हो और तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। वो भी अपनी सर्जरी के लिए चला गया। राहत आक्रोश के केबिन से बाहर आई तो उसे दूर खड़े स्टूडेंट दिखे, जिनमें से छवि, ओना, मोना, काव्या, मोनी और बाकी स्टूडेंट थे जिनकी नजरें गेट की तरफ ही थी। उन्हें जानना था कि राहत को क्या पनिशमेंट मिलती है। राहत ये देखकर समझ गई कि ये देखने के लिए खड़े हैं कि आक्रोश ने उसे क्या पनिशमेंट दी होंगी। ये देखकर राहत के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से पीछे पलट गई और अपनी आंखों में एक दवाई निकाल कर डाल ली, जिससे उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसने अपने बैग से एक लिपस्टिक निकाल ली और अपने हाथों की हथेलियों को लाल कर लिया। वो ये देखकर रोने का नाटक करते हुए चलते हुए बोली, सबकी सब बहुत गंदे हैं, बस राहत को पनिशमेंट दे देते हैं, देखना किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबसे बदला लूंगी। वो ऐसी ही बातें बोलते हुए निकल रही थी ताकि उसकी बात सबके कानों में सुनाई दे, और हुआ भी यही था। जिसे देखकर वहां खड़े स्टूडेंट को लगा कि आक्रोश ने राहत के हाथों पर आक्रोश ने डंडे की बरसात की है, उसे यही पनिशमेंट दी है, इसलिए वो खुश हो गए थे। छवि ये देखकर ओना मोना से बोली, देखा मैंने कहा था ना डॉक्टर आक्रोश इस लड़की अच्छा सबक सिखाएंगे, उन्होंने इसे कितना मारा सिर्फ मेरे लिए। इस लड़की ने मुझे परेशान किया था, इसे उसकी ही सजा मिली है, उसने अलग ही कहानी गढ़ ली थी। ओना ये सुनकर बोली, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। मोना भी बोली, हाँ बदतमीज से अच्छी और खूबसूरत तो तुम हो, इसे डॉक्टर आक्रोश बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, पहले ही कितनी बार इसे रिजेक्ट किया था। छवि उन दोनों की बातें सुनकर चने के झाड़ पर चढ़ गई थी। वो बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए ही तो ये नाटक कर रही है अच्छी बनने का। और देखो डॉक्टर आक्रोश को रिझाने के लिए कैसे सर्जरी करवा कर आ गई। उसे राहत की ब्यूटी झूठी दिख रही थी, वैसे भी जो जैसा होता है उसे सब वैसा ही दिखता है। ओना भी बोली, हाँ तभी तो इतने वक्त तक कॉलेज से गायब थी। दरअसल जब रियल राहत गिर गई थी तब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, ये बात इन्हें नहीं पता था, और उसी वक्त राहत की मौत हो गई थी और हमारी क्यूट सी राहत का रिबोन हुआ था। इन्होंने इस बात का भी अलग ही मतलब निकाला था। मोना भी बोली, हाँ जरूर इसने सुगर डैडी को फंसा कर रखा होगा जिसने इसे पैसे दिए, वरना इसकी कहाँ इतनी मजाल कि ये पैसे खर्च कर सके। वो उसे एक गरीब अनाथ ही समझती थी। छवि भी बोली, बिल्कुल सही कहा, वो अपनी दोनों तितलियों के साथ राहत की बुराइयों कर रही थी। मोनी भी ये देखकर बोली, सही ही हुआ, इसके साथ कैसे, इसने तुम्हारे साथ बुरा किया था, बस डॉक्टर आक्रोश उसी की सजा से दे रहे हैं। काव्या ने उसकी तरफ देखा तो वो बोली, ऐसे क्या देख रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, इस बदतमीज लड़की ने कितना गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। अब डॉक्टर आक्रोश को उस बदतमीज लड़की को छोड़कर तुम जैसे प्यारी सी मासूम सी लड़की पसंद है, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। डॉक्टर आक्रोश का नाम अपने साथ जुड़ने से काव्या के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई थी, जिसे देखकर मोनी उसे छेड़ते हुए बोली, ओह देखो तो कोई ब्लश कर रहा है। काव्या ये सुनकर झेप गई और उसे डांटते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोनी ये सुनकर बोली, ऐसा ही तुम ही सोचो, वो पूरे कॉलेज में तुम्हारे लिए ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तुम्हें कभी नहीं डांटते हैं, और तो और कई बार तुम्हें डॉक्टर कीर्ति के साथ तुम्हारे घर भी ड्रॉप करवाते हैं, और ना कैंप में भी उस राहत को छोड़कर तुम्हें लेकर गए थे। इत्तेफाक था ये, वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। अगर वो कोई गलती ही नहीं करेगी तो कौन उसे डांटेगा। और रात को जब कभी उसे लेट हो जाता तो कीर्ति अपनी मर्जी से रात को उसे ड्रॉप कर दिया करती थी ताकि उसके साथ कोई हादसा ना हो। और रही कैंप में ले जाने की बात तो वो होशियार स्टूडेंट को ही ले जाया जाता था ताकि वो कोई गड़बड़ ना करे, लेकिन मोनी ने उसे एक अलग ही बात बना दी थी। काव्या ये सब सुनकर उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, वो खुद को स्पेशल फील करने लग गई थी। वहीं मोनी अपनी फ्रेंड को डॉक्टर आक्रोश की तारीफें कर रही थी, उसे लकी बता रही थी। बाकी स्टूडेंट भी यही खुसूर फुसूर कर रहे थे। अरे देखो ये रो रही है, हाँ हाँ देखो कैसे अपने हाथों को सहला रही है,
हाँ, हाथ कितने लाल है। हाँ हाँ, देखो खून भी निकल रहा है। लगता है डॉक्टर आक्रोश ने इसे हाथों पर मारा है। मजा आ गया यार, ये हर वक्त बस सबको परेशान करती रहती है। नहीं यार, सही नहीं हुआ, देखो तो बेचारी को कितना मारा। तारांकन, हाँ गलती तो दोनों की, दोनों को पनिशमेंट मिलनी थी लेकिन नहीं, उस बेचारी को ही मिली। अच्छा ही हुआ, इसे ऐसे देखकर मजा आ गया। सब स्टूडेंट के बीच यही खुसूर फुसूर हो रही थी। सब अपने मन की बातों के झूठ अफवाह वाले गुब्बारे बना रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंदर केबिन में तो अलग ही खिचड़ी पकी थी जिससे सब लोग अनजान ही थे। वही उन सब की बातें सुनकर राहत को बड़ा मजा आ रहा था। वो मन में ही क्यूट आवाज में बोली, वो हम विलेन बन गए। उसे हीरोइन से ज्यादा तो विलेन पसंद थे। वो बड़ी खुश हो रही थी उनकी बातें सुनकर। वो ऐसे ही ड्रामा करती हुई उनके ऐसे मुंह देखकर मन ही मन खुश होते हुए वहां से निकल गई। पार्किंग में आई और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर वहां से कपूर एम्पायर की तरफ निकल गई। अब आगे राहत को बड़ा मजा आ रहा था। वो मन में ही क्यूट आवाज में बोली, वो अब हम विलेन बन गए। उसे हीरोइन से ज्यादा तो विलेन पसंद थे। वो बड़ी खुश हो रही थी उनकी बातें सुनकर। वो ऐसे ही ड्रामा करती हुई उनके ऐसे मुंह देखकर मन ही मन खुश होते हुए पार्किंग में आई और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर वहां से कपूर एम्पायर की तरफ निकल गई। कपूर एम्पायर। 1 घंटे बाद राहत की स्कूटी पार्किंग में आकर रुकी और राहत अपनी स्कूटी पार्क कर अंदर की तरफ चली गई। राहत अंदर आई, उसे पता नहीं था कि उसके भाइयों या डेड का केबिन कहाँ पर था, इसलिए वो उधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र रिसेप्शनिस्ट पर गई। वो उस तरफ बढ़ गई और प्यारी सी आवाज में बोली, एक्सक्यूज मी। रिसेप्शनिस्ट ने राहत की बात सुनकर उस तरफ देखा। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी क्योंकि राहत बहुत क्यूट दिख रही थी। राहत उस रिसेप्शनिस्ट को खुद की तरफ देखता देखकर बोली, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो। रिसेप्शनिस्ट उसकी बात सुनकर होश में आई और रूड तरीके से बोली, क्या काम है। उसे राहत की खूबसूरती बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। राहत उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, हमें आर्यमन कपूर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर रूड आवाज में बोली, अपॉइंटमेंट है। राहत ये सुनकर ना में सर हिला देती है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट रूड आवाज में बोलती है, फिर जाओ यहाँ से, फालतू का टाइम खराब मत करो। तभी वहां पर एक लड़की आई। वो बोली, क्या हुआ जिया। जिया उस रिसेप्शनिस्ट का नाम था। जिया ये सुनकर बोली, कुछ नहीं किरण, ये लड़की फालतू में आकर टाइम खराब कर रही है। राहत ये सुन जर अपनी आंखें छोटी कर उन दोनों को घूरने लगी। वही किरण ने जब जिया के मुंह से ये सुना तो उसकी भी नजरें राहत की तरफ चली गई। राहत की खूबसूरती देखकर वो जलकर खाक हो गई थी। किरण रुल्ली बोली, कौन हो तुम। राहत ये सुनकर बोली, और हम तुम्हें क्यों बताए। वो अब बिल्कुल भी उसे आप तो नहीं बोलने वाली थी। आखिर उन्होंने उससे इतनी रूडली जो बात की थी और राहत को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। किरण और जिया दोनों को राहत पसंद नहीं थी और राहत जाए से बात करना जिया को गुस्सा दिला गया। वो बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। राहत ये देखकर गुस्से से बोली, ओ हेलो, हमें कोई शौक नहीं है हम तुम्हें जाने, और अब बकवास बंद करो, सीधे सीधे बताओ कि आर्यमन कपूर का केबिन किधर है। जब कोई उससे तमीज से बात करता था तो वो उसे पूरी इज्जत देती थी और कोई उससे बदतमीजी करता तो वो उससे नहीं छोड़ती थी। आखिर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम यहाँ बदतमीजी करो। एक आवाज आई जिसे सुनकर राहत उस तरफ मुड़ी जहाँ पर 2 लड़के और एक लड़की और खड़ी थी। वही उन्हें देखकर किरण और जिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि ये तीनों उनके ही फ्रेंड थे जिनका नाम जय, रकुल, सारा थे। राहत का दिमाग घूम गया था क्योंकि उसे बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी और बिना फालतू की तो बिल्कुल भी नहीं। वो उन सब को देखकर गुस्से से बोली, देखो फालतू दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, हमसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। रकुल और जय दोनों राहत की खूबसूरती में खो ही गए थे, लेकिन राहत की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वही जय गुस्से से बोला, तुम होती कौन हो हमसे बदतमीजी करने वाली, तुम हमें जानती भी नहीं हो। इस ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकलवा देंगे, इसलिए अपनी औकात में रहो। राहत ये सुनकर तिरछी मुस्कान देकर उसे बोली, अबे ओ धमकी किसी और को देना, रही बात औकात की तो औकात तुम जैसे कुत्तों की होती है। राहत की हैसियत है जो तुम लोगों से कहीं ऊपर है। वो जैसे को तैसा देना अच्छे से जानती थी। खुद के लिए कुत्ता सुनकर वो पांचों गुस्से में आ गए थे। तभी एक आवाज बार फिर से आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ पर। उन पांचों ने मुड़कर देखा जहाँ पर शीतल खड़ी थी। उसे देखकर पांचों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वही राहत ने ते देखकर ना में गर्दन हिला दी क्योंकि वो इन्हें समझ गई थी कि ये लोग कतई गंदे लोग हैं। शीतल आगे आई और उन सब को देखते हुए बोली, यहाँ क्यों खड़े हो सब। जिया ये सुनकर बोली, शीतल मैम, ये लड़की ना आर्यमन सर से मिलने की जिद कर रही है और इसने अपॉइंटमेंट भी नहीं ली है। राहत के कान शीतल नाम सुनकर ही खड़े हो गए थे। आखिर वो यहाँ इसी महारानी को ही देखने आई थी। राहत ने शीतल को देखा जो मेकअप से पुती हुई थी, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी।
शीतल जिया की बात सुनकर राहत को ऊपर से नीचे से तक घूरने लगी। वो भी राहत की खूबसूरती देखकर जल उठी थी। ऊपर से आर्यमन का नाम आना उसे राहत को नापसंद करने की वजह दे गया था। किरण ये सुनकर बोली, हमें ये बिना मतलब की जिद कर रही है, इसके पास अपॉइंटमेंट में भी नहीं है। जय ये सुनकर बोला, हाँ भर कोई शीतल मैम की तरह तो नहीं हो सकता ना, जो सर से जब चाहे मिल ले। रकुल ये सुनकर बोला, हाँ शीतल मैम यहाँ की होने वाली बॉस है और ये लड़की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। जय रकुल दोनों शीतल की चापलूसी कर रहे थे। वही शीतल को मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि सब लोग उसे आर्यमन के लिए जरूरी बोल रहे हैं, उसे इज्जत दे रहे हैं। जया ये सुनकर बोली, बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने। शीतल ये सुनकर बोली, गाइस तुम्हें मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मैं आर्यमन की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ ही काम करती हूँ। सारा ये सुनकर बोली, मैम इतनी सॉफ्ट हार्टेड है। सारा बोली, आर्यमन सर कितने लकी है कि उन्हें आप मिली। शीतल के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई। राहत उसे ऐसे देख रही थी, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो मुंह बनाकर बोली, चमचोने की चुड़ैलों की चापलूसी वाला ड्रामा कहीं और जाकर दिखाना हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जय, रकुल, सारा, जिया, किरण, शीतल ये सुनकर सब गुस्से से राहत को देखने लगे। राहत ने शीतल को चुड़ैल और बाकी पांचों का चमचा नाम सुनकर वहां मौजूद एम्प्लॉय को हंसी आ गई थी। शीतल ने गुस्से से घूर कर देखा तो वो सब चूप हो गए थे। शीतल राहत को अजीब सी मगर गुस्से वाली नजरों से ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली, कौन हो तुम और आर्यमन से क्यों मिलना है? उसके लिए मेन टॉपिक यही था। राहत ये देखकर कमर पर हाथ रखते हुए घूरते हुए बोली, और तुम होती कौन हो हमसे ये पूछने वाली? उससे कोई बेफिजूल सवाल करे जिनके जवाब वो बिल्कुल भी नहीं देती थी। शीतल को ये सुनकर गुस्सा आया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सारा बोली, तुम मैम से तमीज से बात करो, तुम उन्हें जानती नहीं हो, इस ऑफिस की होने वाली मालकिन हूँ मैं। किरण ये सुनकर बोली, हाँ तुम मैम से ऐसे बात नहीं कर सकती, वो आर्यमन सर की गर्लफ्रेंड है, जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली है। जया ये सुनकर बोली, हाँ और आर्यमन सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी मैम से गलत तरीके से बात करे। जय ये सुनकर बोला, मैम तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। रकुल ये सुनकर बोला, अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो मैम के पैरों में गिरकर माफी मांगो। जय, रकुल, सारा, जिया, किरण पांचों शीतल को इम्प्रेस करना चाहते थे ताकि उनका प्रमोशन हो जाए, क्योंकि शीतल भी यहाँ काम करती थी, लेकिन पूरे ऑफिस में उसकी इमेज आर्यमन की गर्लफ्रेंड की थी, इसलिए कोई भी उसकी बदतमीजियों का जवाब नहीं देते थे। उन्हें अपनी जॉब नहीं खोनी थी। वही ये पांचों उसकी हर वक्त चापलूसी करते रहते थे। उन लोग की बहस देखकर सब लोग एकटा जो गए थे और ये सब देख रहे थे। किसी को राहत पर तरस आ रहा था, क्योंकि सब लोगों को शीतल के बारे में पता था कि वो कितनी गंदी है, बस कोई डर की वजह से मुंह से बोल नहीं पाते थे। राहत उन सबको टैरी नजरें कर कर देख रही थी। उन्हें इन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक कभी उससे किसी ने इस लहजे में बात नहीं की थी, ना उसे झुकने को बोला था। वो अपने घर की प्रिंसेस थी, जिस पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं थी। जो वो कहती वो उसके पास होता, जो वो चाहती वो उसके कदमों में आ जाता था, और ये दो कोढ़ी के लोग उसे पैरों में गिरने का बोल रहा है। अब आगे कपूर संपायर। राहत उन सबको टैरी नजरें कर कर देख रही थी। उन्हें इन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक कभी उससे किसी ने इस लहजे में बात नहीं की थी, ना उसे झुकने को बोला था। वो अपने घर की प्रिंसेस थी, जिस पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं थी। जो वो कहती वो उसके पास होता, जो वो चाहती वो उसके कदमों में आ जाता था, और ये दो कोढ़ी के लोग उसे पैरों में गिरने का बोल रहा है। राहत गुस्से से बोली, हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे। शीतल ये सुनकर गुस्से से बोली, माफी तो तुम्हें मांगनी। राहत ये सुनकर अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोली, ओह रियली, तो फिर बुलाओ मिस्टर आर्यमन कपूर को, हम भी देखते हैं वो हमारा क्या बिगाड़ते हैं। आपने भाई की जान थी, वो उस पर खरोच तक बर्दाश्त नहीं थी। शीतल उसका कॉन्फिडेंस देखकर एक बार को तो डगमगा गई। वही जिया ये देखकर बोली, हो मैम बुला लीजिए सर को, आखिर इसे भी तो पता चले कि इसकी औकात ही नहीं है आपके सामने बोलने की। शीतल ये सुनकर एक बारी तो डर गई, क्योंकि वो जानती थी वो आर्यमन की नज़र में सिर्फ एक दोस्त थी, क्योंकि उसकी इमेज एक सच्ची और अच्छी की थी। शीतल ये देखकर बोली, ओह रियली, आर्यमन इतना फ्री नहीं है कि तुम जैसी दो कोढ़ी की लड़की से मिलने आए। वो नहीं चाहती थी कि उसके और आर्यमन का रिश्ता कैसा है ये सबको पता चले और सबकी नज़रों में उसकी इमेज खराब हो जाए। वहाँ खड़े लोग खुसूर फुसूर करने लगे, अरे ये शीतल मैम सही बोल रही है, अरे नहीं ये लड़की सही है, चुप रहो, अगर शीतल मैम ने सुन लिया तो वो जॉब से निकलवा देगी। हाँ हाँ चुप रहो। सब जानते थे और समझते थे कि कौन गलत और सही है, लेकिन जॉब की वजह से बोल नहीं पाते थे। राहत ये सुनकर टैडी मुस्कान देकर बोली, या फिर ऐसा हो सकता है कि मिस्टर आर्यमन कपूर से तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो फिर तुम किस हक से मिलोगी?
शीतल को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वही बाकी सब हैरानी से राहत को देख रहे थे कि कैसे ये छोटी सी लड़की शीतल से बहस कर रही है। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? एक शांत मगर प्यारी सी आवाज आई। ये सुनकर राहत ने उधर देखा जहाँ एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी। शीतल उसे देखकर गुस्से से बोली, आस्था तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। राहत आस्था का नाम सुनकर उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में बुदबुदाई, भाभी। हाँ, आखिर आज वो आस्था से ही तो मिलने आई थी ताकि वो आर्यमन और उसके बीच से इस शीतल नाम के कांटे को निकाल दे। आस्था आगे आई और उसे देखकर धीमी आवाज में बोली, मैम मुझे बीच में आने का कोई शौक भी नहीं है। वैसे भी सर अभी बाहर गए हैं, कभी भी आ सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसे भीड़ देखी तो गुस्सा करेंगे। दरअसल आर्यमन ने ही गुस्से में उसे शीतल को मैम कहने को बोला था। वही आर्यमन आज एक क्लाइंट के साथ होटल में मीटिंग थी, इसलिए वो बाहर गया हुआ था। वैसे तो आस्था उसकी असिस्टेंट थी, उसके साथ ही जाती थी, लेकिन आज ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से वक्त यहाँ सब हैंडल करने के लिए रुक गई और आर्यमन अपने दूसरे मेल असिस्टेंट के साथ चला गया था। वही आस्था जो सब एम्प्लॉय को चेक करने निकली थी ताकि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि आर्यमन के ना होने से एम्प्लॉय थोड़े फ्री हो जाते थे। अगर वो आ जाता तो सबको तो नहीं, लेकिन उसे डांट जरूर पड़ती थी, इसलिए वो सबको देखने आई थी। लेकिन उसे उस फ्लोर पर कोई नहीं दिखा तो वो नीचे आ गई और यहाँ भीड़ देखकर उसने सवाल किया था। राहत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आस्था उस शीतल चुड़ैल को कोई एक्सप्लेनेशन दे। शीतल ये सुनकर गुस्से से बोली, आस्था अपनी जबान को कंट्रोल रखो, भूको मत कि मैं आर्यमन की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझसे तमीज से बात करो। वो अब राहत का गुस्सा शीतल और उतार रही थी। आस्था को ये सुनकर दर्द तो हुआ, लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो उसके बॉस की गर्लफ्रेंड थी, जिसे नाराज वो नहीं कर सकती थी। उसे इस जॉब की बहुत जरूरत थी, इसलिए ही वो आर्यमन और शीतल दोनों को बर्दाश्त कर रही थी, वरना कब की वो ये जॉब छोड़ चुकी थी। राहत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि शीतल ने आस्था की इंसल्ट की। वो गुस्से से बोली, ओ हेलो, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इनसे ऐसे बात करो? आस्था ने ये आवाज सुनकर सामने देखा, जहां एक 19-20 साल की लड़की खड़ी थी। वो बहुत प्यारी और खूबसूरत थी, ऊपर से उसका गुस्से से लाल चेहरा, वो वाकई अच्छी दिख रही थी। ऊपर से उसका स्टैंड लेना जो इतने वक्त बाद किसी ने लिया था। शीतल को राहत का उसे जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो भी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी जो सिर्फ आर्यमन कुछ वजह से जॉब कर रही थी और उससे इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी, इसलिए उसे राहत का बोलना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से से राहत के पास आई और उस पर हाथ उठा दिया। चाटक करती की आवाज आई, जिसे देखकर आस्था और बाकी के एम्प्लॉय हैरान रह गए, क्योंकि ये थप्पड़ शीतल ने राहत को नहीं बल्कि राहत ने शीतल को मारा था। दरअसल जब शीतल ने राहत के ऊपर हाथ उठाया, उसी वक्त राहत ने उसका हाथ पकड़ लिया और घुमाकर सारी एनर्जी के साथ उसे ही थप्पड़ मार दिया था, जिसे शीतल झेल नहीं पाए और जमीन पर गिर गई। ऑफिस के बाहर एक साथ 4 कारें आकर रुकी। उसमें से गार्ड निकले और एक गार्ड ने गेट खोला तो उसमें से आर्यमन कपूर अपने असिस्टेंट के साथ बाहर निकले और अंदर की तरफ चले गए। ऑफिस के अंदर, अरे देखो, इस लड़की ने शीतल मैम को थप्पड़ मार दिया। अब पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। अब तो आर्यमन सर इसे धक्के मारकर निकाल देंगे। मुझे तो लगता है जान से मार देंगे। और नहीं तो क्या, एक तो शीतल मैम सर की गर्लफ्रेंड है, ऊपर से इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। शीतल का एक पल के लिए दिमाग हिल गया कि ये क्या हुआ, लेकिन जब उसे लोगों की खूसुर फुसुर की आवाज से होश में आई, उसे सब लोगों पर और राहत पर गुस्सा आने लगा कि राहत ने आखिर उसे थप्पड़ कैसे मार दिया। वही आस्था को भी डर लग रहा था कि अब पता नहीं राहत के साथ क्या होगा। वो नहीं चाहती थी कि आर्यमन या शीतल दोनों राहत को हर्ट करे। शीतल गुस्से से उठने लगी, तभी टक टक की आवाज आई, जिसे सुनकर उसके साथ सब लोगों की नजरें गेट की तरफ चली गई, जहां से आर्यमन आ रहा था। उसे देख शीतल वापस जगह पर ही बैठ गई। वही आस्था ये देखकर जल्दी से राहत के करीब आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पीछे खड़ा कर दिया। वही राहत उसकी ये हरकत टुकुर टुकुर देखने लगी। वो समझती थी कि आस्था को उसकी फिक्र हो रही है, इसलिए उसे अच्छा लग रहा था। आर्यमन जो अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भीड़ और उनके बीच होता शोर देखकर इस तरफ ही आ गया था और उसे देखकर सब लोग साइड हटने लगे। वही आर्यमन अपने असिस्टेंट के साथ आगे आया तो उसकी नज़र शीतल पर गई, जो नीचे जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आर्यमन की नजरें ये देखकर सर्द हो गई। वो बोला, क्या हो रहा है यहाँ, और शीतल तुम नीचे क्यों बैठी हो? शीतल ये सुनकर रोते हुए बोली, आर्यमन, इस लड़की ने मेरी इंसल्ट की और मुझे थप्पड़ भी मारा। उसने आस्था की तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि राहत उसके पीछे ही खड़ी ही थी। आर्यमन ने उसके इशारे की तरफ देखा तो उसकी नजरें सीधी आस्था की तरफ गई, जो डरी सहमी नजरों से उसे ही देख रही थी। वो भी उसे देखना लगा। जया ये देखकर बोली, हाँ सर, इस लड़की ने बहुत बदतमीजी की। किरण भी बोली, हाँ सर, जब मैम ने इसे सॉरी बोलने को बोला तो इसने नहीं बोला था। सारा बोली, इसने मैम को थप्पड़ भी मारा। जय बोला, सर आप इस लड़की को सबक सिखाइए। रकुल बोला,
हाँ सर, ये सब सही बोल रहे हैं। उन पांचों को लग रहा था कि अगर वो आर्यमन के सामने शीतल की साइड लेंगे तो उन्हें आर्यमन शाबाशी देगा या फिर बोनस देगा। वैसे भी वो पांचों शीतल के चमचे थे, इसलिए किसी से भी पंगा ले लेते थे और शीतल हैंडल कर लेती थी। आर्यमन ने ये सुनकर गुस्से से आस्था को देखा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम जानती हो इसके लिए मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? उसे लग रहा था कि ये सब शीतल ने ही किया है। राहत जो चुपचाप पीछे खड़ी थी, जैसे ही आर्यमन ये बोला उसे भी गुस्सा आ गया कि उसका भाई सुनी सुनाई बातों पर क्यों यकीन कर रहा है। उसने जानने की कोशिश क्यों नहीं की। वो गुस्से से बाहर निकली। वही आर्यमन उसे यहाँ देखकर हैरान हो गया। वही आस्था डर गई कि अब आर्यमन राहत के साथ क्या करेगा, और शीतल खुश होने लगी कि अब आर्यमन राहत को यहाँ से बाहर निकाल देगा। अब आगे कपूर संपाया। राहत जो चुपचाप पीछे खड़ी थी, जैसे ही आर्यमन ये बोला उसे भी गुस्सा आ गया कि उसका भाई सुनी सुनाई बातों पर क्यों यकीन कर रहा है। उसने जानने की कोशिश क्यों नहीं की। वो गुस्से से बाहर निकली। वही आर्यमन उसे यहाँ देखकर हैरान हो गया। वही आस्था डर गई कि अब आर्यमन राहत के साथ क्या करेगा, और शीतल खुश होने लगी कि अब आर्यमन राहत को यहाँ से बाहर निकाल देगा। राहत गुस्से से आर्यमन को देखकर गुस्से से बोली, ओ रियली मिस्टर आर्यमन कपूर, आप हमारे साथ क्या कर लोगे? हम भी तो जाने। उसे सच में अपने भाई पर गुस्सा आ गया था कि वो खुद इतना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन इस चुड़ैल शीतल का झूठ को पकड़ नहीं पाया और उसकी वजह से आस्था को तकलीफ दे रहा है। उसने सोच लिया था आज ही वो इस ऑफिस से शीतल को यहाँ से निकाल ही देगी। फिर कौन आस्था को परेशान करता है। आस्था खुद राहत को आर्यमन से इस तरह बात करते देखकर हैरान हो गई थी। साथ ही उसे आर्यमन से राहत के लिए डर भी लग रहा था। सब एम्प्लॉय देखने लगे थे। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि राहत तो गई यहाँ से। शीतल ये देखकर रोते हुए बोली, देखा आपने आर्यमन ये कैसे बात कर रही है? आर्यमन उसकी आवाज से होश में आया। वो सॉफ्ट आवाज में बोला, प्रिंसेस। वो उसकी तरफ बढ़ा। वही ये देखकर शीतल हैरान भी हो गई और साथ ही खुश भी कि आर्यमन ने उसे प्रिंसेस बोला। उसे गलतफहमी हो गई थी क्योंकि वो जमीन पर गिरी हुई थी, मतलब बैठी थी, और राहत उसके पीछे खड़ी थी। सब लोग भी आर्यमन को देखने लगे। वही आस्था को राहत के लिए डर लग रहा था। शीतल जो आर्यमन का खुद के पास आने पर खुश हो रही थी, तभी वो और बाकी सब शॉक हो गए क्योंकि आर्यमन शीतल के पास से निकलकर आगे बढ़ गया और राहत के बिल्कुल सामने खड़ा था। वही सब लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि आखिर आर्यमन उसके पास क्यों गया। ऐसा ही हाल शीतल का भी था। शीतल आर्यमन का ध्यान खुद की तरफ खींचने के लिए रोते हुए बोली, आर्यमन। आर्यमन ने उसे इग्नोर कर दिया। वही आस्था आर्यमन को राहत के पास खड़ा देखकर हिम्मत कर बोली, सर प्लीज, इनकी कोई गलती नहीं है, आप इन्हें कुछ मत बोलो, आप मुझे सजा दे दो, ये मुझसे ही मिलने आई थी। आर्यमन की बोहे सिकुड़ गई उसका ये कहना सुनकर। वही राहत ये सुनकर उसे देखकर प्यारी सी आवाज में बोली, आप फिक्र मत करो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आस्था ये सुनकर उसे देखने लगी। वही आर्यमन भी आस्था को देखने लगा। वो राहत की ये बात सुनकर तो समझ गया था कि वो राहत के लिए डर रही है, उसका राहत से कोई रिश्ता नहीं है। आर्यमन राहत को देखकर बोला, प्रिंसेस। राहत ने ये सुनकर आर्यमन की तरफ गुस्से से देखा और बोली, डोंट कॉल मी प्रिंसेस। आर्यमन ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वही सब हैरानी से देख रहे थे। आर्यमन ये सुनकर बोला, प्रिंसेस क्या हुआ है, आप इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रही हो? राहत ये सुनकर गुस्से से बोली, मिस्टर आर्यमन कपूर, हमें आपसे कोई बात करनी है, मतलब नहीं करनी है। आर्यमन ये सुनकर बोला, लेकिन बच्चा हुआ क्या है, किसी ने कुछ कहा, आप मुझे बताओ। वो एक नज़र सबको गुस्से से देखते हुए बोल रहा था। वही सब लोग उससे डर रहे थे कि अगर आर्यमन ने शीतल के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, लेकिन इस लड़की के लिए, आखिर इस लड़की से उसका रिश्ता क्या है? राहत ये सुनकर गुस्से से मगर तेज आवाज में बोली, क्या हुआ है ये आप अपनी गर्लफ्रेंड से पूछोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसने तेज इसलिए ही बोला ताकि वो सबको सुना सके। आर्यमन हैरानी से बोला, बच्चा, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आस्था ये सुनकर उसे देखने लगी। वही सब लोग भी हैरानी से वहां खड़े खड़े उनकी बातें सुन रही थी। वही आर्यमन की बात पर शीतल का मुंह काला पड़ गया था। उसे डर लग रहा था कि अगर सबके सामने उसकी असलियत आ जाएगी तो क्या होगा। राहत ये सुनकर टेडी गर्दन कर शीतल को देखते हुए गुस्से से बोली, फिर एक और झूठ, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर ये लड़की कौन है? उसने शीतल की तरफ इशारा कर दिया। वो आज आर्यमन के मुंह से ही सबको बताना चाहती थी कि आर्यमन की गर्लफ्रेंड शीतल नहीं है, और इस शीतल की वजह से आर्यमन ने जो भी आस्था के साथ गलत किया है, वो आर्यमन से सबके सामने आस्था को माफी मांगने को कहेगी। अगर वो नहीं माना तो वो उसे मजबूर करने से भी पीछे नहीं हटेगी। उसके पास इतनी पावर तो थी कि वो गलत को झुका सके। आर्यमन उसका इशारा समझकर एक नज़र जमीन पर बैठी शीतल को देखता है, एक नज़र आस्था को देखकर फिर राहत की तरफ देखकर बोला, बच्चा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस यहाँ काम करने वाली एक नॉर्मल एम्प्लॉय है।
आर्यमन ये राहत को सच बता दिया था क्योंकि ये अफवाह उसके कानों में भी आई थी कि शीतल और उसका कुछ सीन चल रहा है। उसने आस्था को तकलीफ देने के चक्कर में इस बात को क्लियर किया ही नहीं था, लेकिन आज इस मैटर में राहत इन्वॉल्व हुई है तो वो कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाला था। आखिर जान से प्यारी बहन थी उसकी, उसके सामने झूठ बोलना उसे मंजूर नहीं था, फिर चाहे इसका अंजाम जो भी हो। आस्था ये सुनकर उसका चेहरा देखने लगी जिसमें बिल्कुल सच्चाई नजर आ रही थी, और जब भी वो शीतल का साथ देता था जब नजर नहीं आती थी, लेकिन आज उसे हैरानी हो रही थी कि आखिर आर्यमन ने झूठ क्यों बोला, उसे तकलीफ क्यों दी। राहत आर्यमन के मुंह से ही सच सुनकर मन ही मन खुश हो गई थी क्योंकि वो जो चाहती थी वो हो चुका है। बस अब इस शीतल को यहाँ से और आर्यमन और आस्था की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर रहेगी, और आज ही उन दोनों को करीब कर रहेगी ताकि धीरे धीरे ही सही उन दोनों की गलतफहमी दूर हो सके। अब आगे कपूर एम्पायर। राहत आर्यमन के मुंह से ही सच सुनकर मन ही मन खुश हो गई थी क्योंकि वो जो चाहती थी वो हो चुका है। बस अब इस शीतल को यहाँ से और आर्यमन और आस्था की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर रहेगी, और आज ही उन दोनों को करीब कर रहेगी ताकि धीरे धीरे ही सही उन दोनों की गलतफहमी दूर हो सके। शीतल का मुंह ये सुनकर काला पड़ गया था क्योंकि धीरे धीरे उसकी सच्चाई बाहर आ रही थी। वही लोगों के बीच खुसूर फुसूर शुरू हो गई। अरे सुना, आर्यमन सर ने क्या कहा? मतलब ये झूठ बोल रही थी। हाँ, हम पे फालतू का हुक्म चलाती थी। देखो कितना इतराती थी, आसमान में उड़ती थी, अब देखो कैसे जमीन पर गिरी पड़ी है। झूठी लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इन्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल देना चाहिए, हम सबका इनसे पीछे छूटेगा। अरे वो तो होगा ही, इस झूठी लड़की के साथ उन पांचों चमचों की भी नौकरी जाएगी। इन्होंने आर्यमन सर की इतनी खास इंसान से पंगा जो लिया है। हाँ आर्यमन सर, देखो इस लड़की राहत के लिए सबको इग्नोर कर दिया। आखिर इसका आर्यमन सर के साथ क्या रिश्ता है? सब इसी तरफ देखकर एक दूसरे से धीमी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। आखिर तेज बोलकर कौन आर्यमन की नजरों में आना चाहता था, लेकिन उसी भीड़ का हिस्सा जय, रकुल, सारा, किरण, जया भी थे। उन्हें भी अब डर लग रहा था, उन्होंने क्यों शीतल की बात मानकर पंगा लिया। हाँ, ये उसी ने तो कहा कि जो भी लड़की आर्यमन से मिलने आए उन्हें उससे तमीज से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आर्यमन से मिलना देना है और सबसे पहले उसे बताना है। आज भी उन्होंने यही किया था ताकि वो उस लड़की को रोक सके। शीतल ने ही उनसे कहा था कि वो सब हैंडल कर लेगी, अगर ये उनकी बात मानेगी तो उन्हें प्रमोशन और एक्स्ट्रा पैसे दोनों मिलेंगे, इसलिए वो राजी हो गए थे। राहत आर्यमन की ये बात सुनकर गुस्से से बोली, तो फिर इसने ये क्यों कहा कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है? आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, और आप उससे शादी भी करने वाले हो। आर्यमन ये सुनकर बोला, प्रिंसेस ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ। राहत ये सुनकर उस पर यकीन था क्योंकि उसका भाई कभी उसकी झूठी कसम नहीं खाएगा, लेकिन वो इस शीतल को भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। राहत गुस्से से बोली, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने ये बात को क्लियर क्यों नहीं कि ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? आर्यमन ये सुनकर चुप हो गया क्योंकि उसने ये सब आस्था को परेशान करने के लिए ही किया था। वही आस्था भी उसे ही देख रही थी जैसे वो भी जानना चाहती हो। शीतल जो बस ऐसे ही नाटक करने की वजह से नीचे बैठी हुई थी, वो राहत की बात सुनकर गुस्से से बौखलाई जा रही थी। राहत ने उसकी इतने वक्त से बनी बनाई उसकी इमेज खराब कर दी, उसे गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जगह से उठी और राहत के पास आकर बोली, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि और तुम आर्यमन से सवाल करो। राहत ने ये सुनकर गुस्से से शीतल को देखा, जिससे एक बारी तो शीतल भी डर गई क्योंकि राहत की आंखों में अलग ही सरदोरा नजर आ रहा था। वही आर्यमन को भी बहुत गुस्सा आया कि आखिर शीतल की हिम्मत कैसे हुई उसकी बहन से ऐसे बात करने की। वो उसका गला पकड़ते हुए गुस्से से बोला, शीतल सखुजा, और तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली? आर्यमन का रिएक्शन देखकर अब सबको समझ आ गया था कि शीतल आर्यमन के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए ही तो उसने उसका गला पकड़ लिया था। वही ये देखकर राहत को मजा आ रहा था और आस्था भी हैरान थी कि ये आर्यमन आखिर कर क्या रहा है। आर्यमन के गला पकड़ने से शीतल को सांस ही नहीं आ रही थी, वो फड़फड़ाने लगी, जिसे देखकर आर्यमन ने झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे वो नीचे गिर गई और खांसते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगी। आर्यमन गुस्से से बोला, तुम्हारी यही औकात है? शीतल को ये सुनकर बहुत इंसल्टिंग फील हुआ था कि आखिर आर्यमन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो रोते हुए बोली, आर्यमन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं दोस्त हूँ तुम्हारी और ये लड़की। वो आगे बोलती उससे पहले ही आर्यमन उसकी बात काटकर गुस्से से चिल्लाकर बोला, ये मेरी बहन राहत कपूर है, कपूर खानदान की इकलौती प्रिंसेस। आखिर वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि कोई उसकी बहन की इंसल्ट करे? पहले की बात कुछ और थी और अब तो उनके जीने की वजह ही वो ही थी। राहत को तो शीतल को ऐसा देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, उसे सुकून मिल रहा था।
ये शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। वही शीतल भी हैरान हो गई। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने क्यों इस लड़की से बदतमीजी की। जब आर्यमन इतनी सी बात पर बिना उसकी सुने सजा दे सकता है तो क्या उसकी बहन के कहने पर उससे शादी नहीं कर सकता था? अगर वो राहत को अपने फेवर में ले लेती तो, लेकिन उसने सब खराब कर दिया। आस्था खुद भी हैरान ही गई थी कि राहत आर्यमन की बहन है। शीतल खुद को अच्छे दिखाते हुए बोली, आर्यमन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये तुम्हारी बहन है, वरना मैं कभी उससे ऐसे बात नहीं करती। राहत गुस्से से बोली, मतलब अगर कोई और लड़की होती तो उससे बदतमीजी करती, ऐसे इंसल्ट करती, उसे धक्के मारने की धमकी देती, अपने पैरों पर झुककर माफी मांगने को कहती। वो अब उसका कोई भी ड्रामा यहाँ नहीं चलने दे सकती थी। शीतल हड़बड़ा गई। उसे राहत पर गुस्सा भी आया, लेकिन अगर उसे आर्यमन की लाइफ में परमानेंट जगह चाहिए थी तो राहत के सामने तो अच्छा बनना ही था। उसे अब अपनी इमेज सुधारनी पड़ेगी, वरना आर्यमन उससे दूर हो जाएगा। उसने जो इतने सालों पहले प्लानिंग की थी सब खराब हो जाएगा, जो वो कभी भी नहीं चाहती थी। इसलिए जल्द ही संभल गई और शीतल संभल कर बोली, नहीं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो तो मुझे इस लड़की ने इस तरह से बताया, इसलिए मैंने गुस्सा कर दिया, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। राहत ये सुनकर हाथ फोड़कर सर्द आवाज में बोली, मिस तुम्हारा जो भी इंटेंशन हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपनी चमचों को लो और निकलो यहाँ से। आज के बाद कभी भी यहाँ मत दिखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जानती थी ये एक ऐसी इंसान थी जो गिरगिट से भी जल्दी अपने फायदे के लिए रंग बदल लेती थी। शीतल, जय, रकुल, किरण, सारा, जया सब राहत की बात सुनकर हैरान हो गए थे। वही शीतल जो यहाँ काम के बहाने आर्यमन के करीब आई थी, उससे सब फेल होता नजर आ रहा था। और जय, रकुल, किरण, सारा, जया का तो रोने का मन कर रहा था कि क्यों इन्होंने इस लड़की की बात मानी और उनकी नौकरी चली गई। अब उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। शीतल अपनी जगह पर जम सी गई थी। वही वो पांचों अपनी नौकरी बचाने के लिए जल्दी से आगे आए और राहत से माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन राहत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती थी कि ये लोग कैसे शीतल के साथ मासूम लोगों को परेशान करती थी, उन पर धौंस जमाते, उनके इंसल्ट करते थे। और जय और रकुल यहाँ की लड़कियों से बदतमीजी करते, उनको गलत इंटेंस से छूते भी थे और शीतल के नाम की धौंस जमाते थे। इसलिए उसे इन लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं आने वाला था। आस्था और आर्यमन उन दोनों को ही देख रहे थे। वही आस्था को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। उसे तो आज शौक पर शौक मिल रहे थे। और आर्यमन, वो तो अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला था। आखिर उनकी बहन थी जिसकी बात वो ना तो खुद काटते थे ना किसी को काटने देते थे। आखिर उसके होने से ही तो उनकी जिंदगी में खुशियां थी और वो किसी की भी वजह से अपनी खुशियों को नाराज नहीं करने वाले थे। अब आगे कपूर एम्पायर। आस्था और आर्यमन उन दोनों को ही देख रहे थे। वही आस्था को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। उसे तो आज शौक पर शौक मिल रहे थे। और आर्यमन, वो तो अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला था। आखिर उनकी बहन थी जिसकी बात वो ना तो खुद काटते थे ना किसी को काटने देते थे। आखिर उसके होने से ही तो उनकी जिंदगी में खुशियां थी और वो किसी की भी वजह से अपनी खुशियों को नाराज नहीं करने वाले थे। राहत उन पांचों का ड्रामा देखकर आर्यमन को देखकर गुस्से से बोली, मिस्टर आर्यमन कपूर, इन लोगों को यहाँ से निकालने का आप क्या लेंगे? आर्यमन ये सुनकर हड़बड़ा गया और फिर तेज आवाज में बोला, गाइस। वही आस्था जो आर्यमन के नजदीक खड़ी थी वो हैरानी से आर्यमन को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यमन कपूर अपने सामने खड़ी छोटी सी लड़की अपनी बहन से डर रहा है। ये बात तो उसके लिए भी नई थी। वही बाकी एम्प्लॉय का भी यही हाल था। गाइस आर्यमन की आवाज सुनकर जल्दी से वहां आए और उन पांचों को घसीट कर लेकर चले गए, जिसे देखकर बाकी एम्प्लॉय को अच्छा लग रहा था क्योंकि वो यहाँ काम करने आते थे, लेकिन वो पांचों उनको परेशान करते थे। वो राहत का शुक्र अदा कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि इन्होंने उसे यहाँ से निकाल दिया। वही कुछ एम्प्लॉय जो खुद इनके जैसे ही थे वो राहत के जरिए यहाँ पर अच्छे पोजीशन पाने के मन ही मन प्लान बना रहे थे। उन सब के जाने के बाद राहत की नजरें शीतल पर आ गई, जिसे देखकर शीतल बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम आर्यमन की बहन हो। उसने राहत को सॉरी कहने में ही अपनी भलाई समझी थी, उसे आर्यमन की नजरों में नहीं गिरना था। राहत ये सुनकर बोली, मुझे तुम्हारे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, समझी? शीतल ने ये सुनकर मासूमियत से आर्यमन को देखा, जिस पर राहत की बुहें सिकुड़ गई। वही वो गुस्से से आर्यमन से बोली, मिस्टर आर्यमन कपूर। आर्यमन ने अपना नाम सुनकर राहत को देखा। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था ये, क्योंकि राहत उसे नहीं की जगह कब से उसे अपने नाम से बुला रही थी। ये सब शीतल की वजह से हो रहा था। उसे गुस्सा भी आने लगा था। आर्यमन राहत की बात सुनकर बोला, हाँ प्रिंसेस। राहत ये सुनकर गुस्से से बोली, हम आपसे जो पूछे हमें सब सही सही बताना। आर्यमन ने हाँ में सर हिला दिया। वही सब हैरानी से देख रहे थे। जो बॉस सबकी क्लास लेता था आज कोई उसकी भी क्लास ले रहा था। राहत ये सुनकर गुस्से से बोली, आपको पता था कि ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड होने का झूठ बोलती थी?
शीतल की गुस्से से मुट्ठी भींच रही थी। उसकी इतनी इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं की थी जितनी आज राहत कर रही थी। आर्यमन ये सुन गहरी सांस लेकर बोला, हाँ प्रिंसेस, पता था वो मेरी दोस्त थी इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी मैं जिस वर्ल्ड में हूँ वहाँ पर हर कोई करीब आने की कोशिश करता है, मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, इसलिए झूठ बोला था। उसने बात को दूसरी दिशा में घुमा दिया था, लेकिन ये भी एक तरह से सच ही था। वही आस्था ये सुनकर उसे घूरने लगी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि आर्यमन ने ये झूठ सिर्फ और सिर्फ उसे तकलीफ देने के लिए, उसकी इंसल्ट करवाने के लिए ही बोला था। राहत ये सुनकर गुस्से से बोली, आपने सिर्फ इस वजह से इनका साथ दिया, आप जानते भी इन्होंने आपका नाम लेकर कितनों के साथ गलत किया है। अगर आज ये हमसे ऐसे बदतमीजी नहीं करती तो आपको तो पता ही नहीं चलता। शीतल ये सुनकर बोली, नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सच में वो मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। राहत उसे देखकर गुस्से से बोली, अगर अब ये एक लफ्ज भी हमारे बीच में बोली तो ना आर्यमन कपूर तो आपके लिए और इस लड़की के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे बहुत गुस्सा आता था जब कोई उसकी बात काटता था। आर्यमन ये सुनकर शीतल को देखकर गुस्से से बोला, अब तुमने एक लफ्ज भी कहा, ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीतल की डर के मारे आवाज भी नहीं निकली थी। राहत ये देखकर आर्यमन से बोली, अब आप बोलिए। वो अपने पूछे सवाल का जवाब जानना चाहती थी। आर्यमन ये सुनकर बोला, प्रिंसेस, सच में मुझे नहीं पता था कि शीतल मेरी पीठ पीछे ऐसा करती है, वरना मैं कभी ऐसा नहीं होने देता। राहत ये सुनकर गुस्से से बोली है, ठीक है फिर सभी एम्प्लॉय यहाँ मौजूद है, इस लड़की से बोलिए कि ये एक एक के पास जाकर उनसे माफी मांगे, आखिर गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए। शीतल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। एक तो वो खुद अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, उसे नहीं आदत थी कि वो एम्प्लॉय के सामने झुके, तो वो बोली, मैं माफी नहीं मांगूंगी। राहत ये सुनकर गुस्से से बोली, तो फिर इसका हर्जाना भुगतने के लिए तैयारी रहना। राहत कपूर को सखुजा फैमिली को बर्बाद करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, वो ये बिना किसी के सपोर्ट के भी कर सकती थी। शीतल ये सुनकर डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि सखुजा फैमिली, कपूर फैमिली जितनी अमीर और पावरफुल नहीं है, इसलिए ही तो वो आर्यमन से शादी कर कर पावरफुल बनना चाहती थी। लेकिन इस राहत की वजह से उसका सारा प्लान फेल हो गया। अगर उसे पहले पता होता कि कपूर फैमिली की बेटी भी है तो वो पहले उससे ही सबसे पहले खुद की तरफ करती और कपूर फैमिली में राज करती। आर्यमन सर्द आवाज में बोला, सबसे से माफी मांगने में ही में तुम्हारी भलाई है। शीतल को मजबूरन ये करना ही पड़ेगा, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी बाहर रेपुटेशन खराब हो जाएगी। वैसे भी कपूर एम्पायर में हुई बात का जिक्र बाहर नहीं कर सकता था, ये यहाँ की पॉलिसी थी, इसलिए कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं करेगा, इसलिए उसे यहाँ माफी मांगना सेफ लग रहा था। इसलिए वो एक एक कर सभी एम्प्लॉय के सामने जाकर सॉरी बोल रही थी। आस्था और आर्यमन को तो इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो बस राहत को देखे जा रहे थे। राहत आराम से खड़ी खड़ी ये देख कर रही थी, उसे शीतल पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। आखिर शीतल ने भी कई बार आस्था की इंसल्ट की थी, उससे बेफिजूल सॉरी बुलवाया था, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, और वो बहुत घमंडी थी जो सबको अपने पैरों की धूल समझती थी, उन्हें परेशान करती थी, उनसे माफी मांगवाती थी। लेकिन आज उसका उलट हो रहा था। उसकी ये हालत देखकर राहत को खुशियां मिल रही थी, वही एम्प्लॉय को भी अच्छा लग रहा था, उनके भी दिलों को सुकून मिल रहा था। अब आगे कपूर एम्पायर। राहत आराम से खड़ी खड़ी ये देख कर रही थी, उसे शीतल पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। आखिर शीतल ने भी कई बार आस्था की इंसल्ट की थी, उससे बेफिजूल सॉरी बुलवाया था, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, और वो बहुत घमंडी थी जो सबको अपने पैरों की धूल समझती थी, उन्हें परेशान करती थी, उनसे माफी मांगवाती थी। लेकिन आज उसका उलट हो रहा था। उसकी ये हालत देखकर राहत को खुशियां मिल रही थी, वही एम्प्लॉय को भी अच्छा लग रहा था, उनके भी दिलों को सुकून मिल रहा था। आस्था तो बस अपने सामने खड़े आर्यमन को घूर रही थी, उसे घूरते हुए मन में बोली, यकीन नहीं था आर्यमन कपूर मुझसे बदला लेने के लिए इतना गिर जाएगा कि एक झूठ का सहारा लेगा। आर्यमन भी उसकी आंखों में देखते हुए मन में बोला, ये सब करने के लिए मजबूर भी तो तुमने ही किया था। आस्था ने उससे नजरें फेर ली, जिससे आर्यमन की हाथों की मुठ्ठियां भींच गई। जो भी हो, उसे कभी बर्दाश्त नहीं होता था कि आस्था उससे नजरें फेरे। शीतल सभी एम्प्लॉय से माफी मांगकर राहत के पास आ गई थी। वही राहत को उसकी शक्ल देखकर मजा आ रहा था, लेकिन उसने देखा कि शीतल ने आस्था से माफी नहीं मांगी है, तो वो बोली, मिस शीतल, आपने आस्था दी से माफी क्यों नहीं मांगी, वो भी यहाँ की एम्प्लॉय है। शीतल की मुठिया भींच गई। वो कभी भी आस्था से माफी नहीं मांगना चाहती थी, वो आस्था को एक गरीब अनाथ समझती थी और खुद को कहीं की महारानी। लेकिन हमारी राहत ने बाजी पलट दी थी, जो वो पहले यहाँ कपूर एम्पायर में मुंह उठाकर आ जाती थी, लेकिन अब वो चाह कर भी नहीं आएगी, क्योंकि राहत ने यहाँ सबके सामने उसकी इंसल्ट जो कर दी थी, तो वो कभी यहाँ नहीं आएगी। राहत उसे देखकर बोली, मिस शीतल, आस्था दी से माफी मांगिए।
आस्था राहत का चेहरा देखने लगी, वही आर्यमन भी उसे ही देखना लगा कि कैसे उसकी बहन किसी के लिए स्टैंड ले रही है। उसे हैरानी भी हो रही थी कि उसकी बहन इतनी जल्दी कैसे किसी से घुल मिल गई। वो तो बहुत कम लोगों से बात करती थी जो उसे पसंद आते थे, और जो नहीं आते थे वो उसकी बेन बजा देती थी। उसे समझ आ गया था कि राहत को आस्था पसंद है और शीतल को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। शीतल को मजबूरी में आस्था से भी माफी मांगनी थी। वो आस्था के सामने आकर बोली, सॉरी। राहत ये सुनकर बोली, मिस शीतल, तेज आवाज में अच्छे से कहिए। उसे शीतल को परेशान करने में मजा आ रहा था। आस्था ये सुनकर बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। राहत ये सुनकर बोली, अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, जरूरत है दी, आप चुप रहो। फिर शीतल को देखकर बोली, मिस शीतल, माफी मांगिए। शीतल ये सुनकर बोली, आई एम सॉरी। उसने उसी में भलाई समझी थी। राहत ये सुनकर बोली, ये हुई ना बात। अब ना आप यहाँ से निकल जाओ और कभी इस ऑफिस में या मेरे भाई के आसपास भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीतल ने ये सुनकर मासूम निगाहों से आर्यमन को देखने लगी, जिसे देखकर आर्यमन ने नजरें हटा ली। वही ये देखकर शीतल की मुट्ठी गुस्से से भींच गई। वो राहत को गुस्से से देखने लगी और मन ही मन बोली, राहत कपूर, तुम्हें अगर खुद के पैरों में नहीं गिराया तो मेरा नाम शीतल सखुजा नहीं, और आर्यमन को तो मैं हासिल कर रहूंगी। ये बोलकर वो जाने के लिए मुड़ी, तभी राहत की आवाज आई, एक मिनट मिस शीतल। शीतल रुक गई और राहत को देखने लगी कि राहत ने अब उसे क्यों रोका। वही राहत उसकी बात समझकर आर्यमन को गुस्से से देखकर बोली, मिस शीतल, आपने तो आपकी गलती की माफी मांग ली, लेकिन अब मिस्टर आर्यमन कपूर की बारी है। आर्यमन ये सुनकर हैरान हो गया। राहत उसे देखकर बोली, बिना सच जाने आपने आस्था दी की इंसल्ट की, ये भी नहीं जानना चाह कि उनकी गलती है कि नहीं, बस जो किसी ने कहा उसे सच मान लिया। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, थोड़ा तो अपनी अक्ल भी यूज करनी चाहिए। हर देखी गई या सुनी गई चीजें सच नहीं होती, उसका दूसरा पहलू भी होता है, वो आपने कभी जानना ही नहीं चाहना। उसने सारी बातें बता दी थी। वही आर्यमन ये सुनकर कुछ बोल ही नहीं सका था। राहत तेज आवाज में गुस्से से बोली, आप अभी इसी वक्त आस्था दी से माफी मांगोगे, वो भी सबके सामने, और दोबारा कोई भी एरी गैरी लड़की के साथ आपका नाम नहीं जुड़ना चाहिए। हमें नहीं पसंद कि अगर हमारी भाभी आए वो किसी के भी लड़के के साथ आपका नाम सुनकर हटो। शीतल की मुठिया भींच गई थी। उसे राहत पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वही आर्यमन आस्था को देखना लगा, जिसे देखकर आस्था जल्दी से बोली, नहीं, हमें कोई माफी वाफी नहीं चाहिए। वो आर्यमन का गुस्सा नहीं सहना चाहती थी कि राहत के जाने के बाद वो फिर से उसे हट करे या नुकसान पहुंचाए। राहत कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यमन बोला, सॉरी। वही सब एम्प्लॉय के साथ आस्था भी हैरान रह गई कि क्या सच में आर्यमन ने किसी से माफी मांगी, ऐसा कैसे हो सकता है। वही राहत को इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था कि उसका भाई यहाँ का बॉस होकर एक एम्प्लॉय से माफी मांगे, बल्कि वो ये भी जानती थी कि उसके भाई ने ही कई बार आस्था की इंसल्ट की थी, लेकिन सब बिना कुछ कहे बर्दाश्त किया था। वो अपने भाई को भी बताना चाहती थी कि जब कोई सबके सामने ऐसा करते हैं तो कैसा फील होता है। राहत उसके माफी मांगते ही तेज आवाज में बोली, चलो आज का ड्रामा यही खत्म हो गया, अब जाओ जल्दी से अपना अपना काम करो। वही उसकी तेज आवाज सुनकर सब एम्प्लॉय चले गए। वही शीतल इंतजार कर रही थी कि आर्यमन अब राहत पर गुस्सा करेगा कि उसने सबके सामने उससे माफी मांगवाई थी। राहत शीतल को खड़े देखकर गुस्से से बोली, अब क्या, तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए गार्ड को बुलाओ। शीतल ये सुनकर पैर पटकते हुए चली गई। अब वहां पर सिर्फ आर्यमन, राहत और आस्था ही खड़े थे। अब आगे शाम 5 बजे कपूर संपाया। शीतल ये सुनकर पैर पटकते हुए चली गई। अब वहां पर सिर्फ आर्यमन, राहत और आस्था ही खड़े थे। राहत टेढ़ी मगर गुस्से वाली नजरों से घूरे जा रही थी। वही आर्यमन को घबराहट हो रही थी, क्योंकि अगर घर में ये सब बात पता चली तो उसकी तो खैर नहीं थी। सब राहत से बहुत प्यार करते थे। आस्था को आर्यमन का ऐसा डरा हुआ चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। आखिर आर्यमन ने उसे कितना परेशान किया था, लेकिन वो हंसी कंट्रोल करने की वो बखूबी कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यमन ने देख लिया था। राहत आर्यमन को घूरते हुए बोली, आपका केबिन कहाँ पर है। आर्यमन ये सुनकर बोला, चलो प्रिंसेस, मैं लेकर चलता हूँ। राहत ने क्यूटली हाँ में सर हिला दिया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वही आर्यमन आस्था को घूरते हुए बोला, बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें, मिलो तुम मुझे बताता हूँ तुम्हें तो। ये बोलकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वही आस्था तो हैरान हो गई थी आर्यमन की ये बोल सुनकर, क्योंकि इतने वक्त बाद वो उससे ऐसे बात कर गया था, वरना तो हमेशा से बदतमीज तरीके से बात कर रहा था। आर्यमन और राहत दोनों उसकी पर्सनल लिफ्ट में चले गए। वही आस्था अपनी जगह पर ही खड़ी ही थी। ये देखकर राहत तेज आवाज में बोली, आस्था दी। आस्था होश में आई उस तरफ बढ़ गई और बोली, हाँ बोलिए। राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, आप भी चलो हमारे साथ। आस्था ने आर्यमन की तरफ देखा, वो क्या बोले इसे समझ ही नहीं आया। ये देखकर आर्यमन सख्त आवाज में बोला,
मिस आस्था, प्रिंसेस ने कहा है तो चलो। आस्था ने हाँ में सर हिला दिया, उसे मजबूरी ने उनके साथ ऊपर जाना पड़ा था। राहत ने बाकी के 2 घंटे आर्यमन और आस्था के साथ ही बिताए थे। वो इस वक्त उन दोनों के रिश्ते को समझ रही थी कि क्या अब भी इनका रिश्ता ठीक हो सकता है या नहीं। वो उन्हें समझ भी गई थी और इस बीच उसकी आस्था की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। ऐसे ही ऑफिस खत्म होने का वक्त हो गया और 7 बजे सब लोग घर चले थे। कपूर्सविला। राहत आर्यमन के साथ घर आ गई थी और फ्रेश होकर सो गई थी। आज पूरे दिन में इधर से उधर घूमने की वजह से थक गई थी। वही उसे सुकून से सोते देखकर किसी ने भी उसे नहीं उठाया था। रात 9 बजे रविंद्र जी, रागिनी जी, अर्धमान, अधिमान, सानवी, आर्यमन, अंशुमन सभी लोग डिनर कर रहे थे। वही ऋचा को यहाँ से भेज दिया गया था। वही राहत आज जो भी हुआ वो सब अपने डेरा और मम्मा को बता रही थी। वो शांति से उसकी बातें सुन रहे थे। दिन के बाद राहत अपने भाइयों को देखकर क्यूट आवाज में बोली, भाई हमें आप चारों से बात करनी है। ये सुनकर उन सब का ध्यान उधर चला गया। रागिनी जी बोली, प्रिंसेस आपको क्या बात करनी है? रविंद्र जी भी बोले, हाँ प्रिंसेस। राहत ये सुनकर सबको देखकर बोली, डेरा हमें भाई से सीक्रेट बात करनी है। रविंद्र जी ये सुनकर जेलेस हो गए। वो बोले, क्या बात करनी है इनसे प्रिंसेस? जो भी बात करनी है मुझसे करो। आर्यमन, अधिमान, आर्यमन, अंशुमन उन्हें घूरने लगी। राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, डेरा वो बात भाई से ही करनी है प्लीज। वो मासूमियत से देखने लगी। वही रविंद्र जी अपने बेटों को घूरने लगे। रागिनी जी ये देखकर बोली, प्रिंसेस आपको जो बात करनी है आप कर लो। राहत ने हाँ में सर हिला दिया। राहत अपने भाइयों के साथ गार्डन में चली गई। वही रागिनी जी और सानवी अपना काम करने लगी और रविंद्र जी सोचने लगे कि आखिर उनकी बेटी को क्या बात करनी है। 5 मिनट बाद रागिनी जी और सानवी किचन से बाहर आई। वही रागिनी जी रविंद्र जी को यहाँ ना देख जर उनकी बोहे सिकुड़ गई। वो वहाँ काम कर रहे एक सर्वेंट से बोली, तुम्हें देखा है कि रवि कहाँ गए हैं? सर्वेंट आदर से बोला, हाँ मैम मैंने उन्हें बाहर जाते देखा है। वो वापस अपना काम करने लगा। रागिनी जी हल्के गुस्से से बोली, पता नहीं ये कितने जेलेस होते हैं, आज तो इनकी खैर नहीं। ये बोलकर वो बाहर की तरफ गई। ये देखकर सानवी भी उनके पीछे गई। रागिनी जी सीधे गार्डन में आई। उन्हें कोई नहीं दिखा। वो आगे आई तो उन्हें रविंद्र जी पेड़ों के पीछे छिपे हुए दिखे, जो कि उनके बच्चों से थोड़ी दूर थी। वो छिप छिप कर उनकी बातें सुन सके। सानवी हैरानी से रविंद्र जी को देखने लगी क्योंकि वो ये सब पहली बार ही देख रही थी। रागिनी जी उनकी तरफ बढ़ गई और उनके कंधे पर हाथ रखा, जिससे रविंद्र जी ने पलटकर उन्हें देखा तो वो हड़बड़ा गए। रागिनी जी गुस्से से मगर धीमी आवाज में बोली, आप यहाँ छुप छुप कर बच्चों की बातें सुन रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? रविंद्र जी भी धीमी आवाज में बोले, किसी और के नहीं अपने बच्चों की बात सुन रहा हूँ और बापू मुझे अपने बच्चों के बारे में सब पता करना है। आखिर ऐसी उन्हें क्या सीक्रेट बात करनी है? मुझे जानने का हक है। अब तुम्हें नहीं सुनना तो तुम जाओ। ये बोलकर उन्होंने वापस ध्यान अपने बच्चों पर कर लिया। ऐसा नहीं था कि वो बच्चों को पर्सनल स्पेस नहीं देते, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और वो राहत के लिए पॉसेसिव भी थे। बस इसलिए ही यहाँ आ गए थे। रागिनी जी उन्हें घूरती रह गई। वो डांट पिटते हुए बोली, रवि अगर आपको अपनी बहू के सामने मार नहीं खानी है तो चलिए यहाँ से। रविंद्र जी ने नजर रागिनी जी को देखा जो गुस्से से घूर रही थी, फिर सानवी को देखा जो उनको ही देख रही थी। रविंद्र जी कुछ बोलते इससे पहले ही उन्हें अपने बच्चों की बातें सुनाई दी, जिससे वो चुप हो गए और सुनने लगे। वही उनकी बातें ऐसी थी कि रागिनी जी और सानवी भी वहां से जा नहीं पाए थे। गार्डन में राहत अधिमान की गोद में लेटी हुई थी। वही अंशुमन, आर्यमन, अर्धमान बैठे हुए थे। अंशुमन राहत को देखकर बोला, प्रिंसेस आपको क्या बात करनी है? राहत ये सुनकर क्यूट आवाज में बोली, हमें भाभी के बारे में बात करनी है। अर्धमान ये सुनकर सख्त आवाज में बोला, प्रिंसेस सानवी ने कुछ बोला आपको? उसके लिए उसकी बहन ज्यादा जरूरी थी। राहत ये सुनकर उसे घूरने लगी और बोली, हम चारों की वाइफ के बारे में बात करना चाहते थे, आपकी शादी के बारे में। आर्यमन कुछ बोलता उससे पहले ही राहत बोली, अब कुछ नहीं बोलना, बस हमारी बात का जवाब देना। चारों ने हाँ में सर हिला दिया। राहत ये सुनकर अधिमान, अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन को देखकर प्यारी सी आवाज में बोली, आप चारों एक बात बताओ कि अगर हमारा कोई लाइफ पार्टनर होता, वो हमसे प्यार तो करता लेकिन ट्रस्ट नहीं करता है, सबके सामने हमारी इंसल्ट करे, बदतमीजी करे और किसी भी वजह से हमें छोड़ दे, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? वो अब सारी बातें खुद के ऊपर लेकर ही समझाने वाली थी, ताकि आज के बाद उसके चारों भाई कभी भी ये गलती ना दोहराए। अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन गुस्से से एक साथ बोले, जान से मार देंगे उसे। अधिमान कुछ भी नहीं बोला था, वो बस अपने बहन के चेहरे को ध्यान से देख रहा था, जिस पर इस वक्त सीरियस, समझदारी वाले एक्सप्रेशन थे। अब आगे कपूर विला। गार्डन में राहत ये सुनकर अर्धमान,
आर्यमन अंशुमन को देखकर प्यारी सी आवाज में बोली, आप चारों एक बात बताओ कि अगर हमारा कोई लाइफ पार्टनर होता वो हमसे प्यार तो करता लेकिन ट्रस्ट नहीं करता है, सबके सामने हमारी इंसल्ट करे, बदतमीजी करे और किसी भी वजह से हमें छोड़ दे तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। वो अब सारी बातें खुद के ऊपर लेकर ही समझाने वाली थी ताकि आज के बाद उसके चारों भाई कभी भी ये गलती ना दोहराए। अर्धमान आर्यमन अंशुमन गुस्से से एक साथ बोले, जान से मार देंगे उसे। अधिमान कुछ भी नहीं बोला था, वो बस अपने बहन के चेहरे को ध्यान से देख रहा था जिस पर इस वक्त सीरियस समझदारी वाले एक्सप्रेशन थे। राहत ये सुनकर बोली, उस हिसाब तो आप तीनों को भी जान से मार देना चाहिए। अर्धमान आर्यमन अंशुमन तीनों एकदम शॉक हो गए, उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर राहत ने ऐसा क्यों कहा। वो कन्फ्यूजन से उसे देखने लगी। वही राहत उनके चेहरे देखकर बोली, हम सच कह रहे हैं, आप तीनों ने भी यही किया है ना। अर्धमान अधिमान अंशुमन तीनों हैरानी से देखने लगे। वही अधिमान बस ये जानना चाहता था कि उनकी प्रिंसेस आखिर कहना क्या चाहती है। यही हाल छुपकर खड़े रविंद्र जी, रागिनी जी और सानवी का भी था। राहत अपने भाइयों का चेहरा देखकर बोली, ऐसे हैरान मत होइए, जैसे आप लोगों को हमारे बारे में सब पता होता है, हमें भी आप सब के बारे में पता होता है। आपके हिडन सोर्सेज है तो हमारे भी है जो हमें हर पल की खबर देते हैं और हम ये बात अच्छे से जानते हैं आप तीनों ने क्या क्या किया है। अर्धमान की तरफ देखकर बोली, अर्ध भाई आप तो सानवी भाभी को कितने सालों से जानते हो, उनसे प्यार भी करते हो लेकिन ट्रस्ट वो बिल्कुल भी नहीं करते हो। हमने देखा है आप हर वक्त बस अपनी मर्जी उन पर थोपते हो, वो क्या चाहती है ये तो आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। बस ऐसे ही किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया, आपको कुछ भी दिखा दिया और आपने सच मान लिया। डेरा हमेशा कहते हैं कि कभी कभी कानों से सुनी बातें या आंखों से देखा हुआ भी सच नहीं होता। हर बात के दो पहलू होते हैं, आपको पहले वो अच्छे से जान लेना चाहिए फिर ही रिएक्ट करना चाहिए। अर्धमान से कुछ बोलते ही नहीं बना। आखिर राहत ने जो भी कहा था वो सच ही तो था। राहत ने उस पर से ध्यान हटाकर अब आर्यमन की तरफ देखकर बोली, और आप आर्य भाई आप भी तो यही करते हो। आप कॉलेज के वक्त से आस्था दी से प्यार करते थे, उनका कितना ख्याल रखते थे, लेकिन फिर आप उन्हें समझ नहीं पाए, एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी, सिर्फ अपने की, और इस वजह से आपने उन्हें कितना हर्ट किया, उनकी इंसल्ट की, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आर्यमन पहले तो हैरान हुआ था कि आस्था और उसके बारे में उसे कैसे पता चला, लेकिन राहत की बातें सुनकर उससे भी कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। राहत ये देखकर अब अंशुमन की तरफ देखकर बोली, अंशु भाई आपने भी तो रिद्धि दी से ब्रेकअप कर लिया था। हाँ वजह हम थे, लेकिन आप दोनों को ये हक किसी को नहीं देना था कि वो आपके रिश्ते की टूटने की वजह बने, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। अंशुमन भी चुप था। सानवी की आंखें ये सुनकर नम हो गई थी। वही अधिमान, रविंद्र जी, रागिनी जी राहत के मुंह से उन तीनों के बारे में सुनकर हैरान तो हो गए थे और उन तीनों की शक्लें देखकर ये तो समझ आ गया था कि ये तीनों ही गलत है। राहत उन तीनों को देखकर बोली, भाई जब आप तीनों ने प्यार किया था तो सिर्फ अपनी पार्टनर से किया था, ना कि किसी और से। आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, ना कि ऐसे करना चाहिए। अधिमान की तरफ देखकर बोली, भाई आप कभी ऐसा मत करना। फिर अपने चारों भाइयों को देखकर बोली, जब कोई नहीं समझता, बिना वजह हट होना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है, किसी के साथ कैसे शेयर करे समझ नहीं आता, रोना आता है, अंदर ही अंदर इतनी घुटन होती है कि इंसान ना तो जी सकता है ना मर सकता है, बस घुटता रहता है। उसने रियल राहत के बारे में सब पढ़ा था, वो उसने फील भी किया था। अधिमान, अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन चारों उसकी शक्ल देखने लगे। वही राहत ये देखकर आगे बोली, अभी हमने अपने ऊपर लेकर बोला तो आपको कितना गुस्सा आया, क्यों? क्योंकि हम आपकी बहन है तो सानवी भाभी, आस्था दी अनाथ है, लेकिन अगर उनकी फैमिली होती और रिद्धि दी भी तो किसी की बहन है, बेटी है, क्या उन्हें बुरा नहीं लगता, उन्हें तकलीफ नहीं होती? होती बहुत होती है, लेकिन वो मजबूर होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अर्धमान आर्यमन की तरफ देखकर बोली, आप दोनों को तो अपने पार्टनर से सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए, उनके लिए तो उनके माता पिता, दोस्त, सब रिश्ते आप दोनों ही बनोगे। अगर आप दोनों ही उनके साथ गलत करोगे तो वो कितना हर्ट होंगी ना, अकेलापन बहुत बुरा होता है। अंशुमन की तरफ देखकर बोली, रिद्धि दी की फैमिली होते हुए भी वो नहीं शेयर कर सकती, वो डरती है कि आप दोनों के रिश्ते की वजह से फैमिली की दोस्ती में दरार ना आ जाए। राहत, अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन की तरफ देखकर बोली, आपको पता है आजकल अपने बुरे कर्मों की सजा के लिए गॉड के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, वो इसी दुनिया में पता चल जाता है। आज अगर आप लोग उन तीनों के साथ गलत करोगे तो कल को वो लौट कर वापस जरूर आएगा। अगर आप उनके साथ गलत करोगे तो कल को कोई आपके जैसा ही हमें भी हट करेगा, हमारे साथ भी वो ही करेगा ना। अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन ये सुनकर तड़प कर बोले, प्रिंसेस। राहत ये सुनकर फीका सा मुस्कुराए और बोली, आप तीनों को पता है आप गलत हो, लेकिन अपनी ईगो, अपने जिद, गुस्से की वजह से मानना नहीं चाह रहे हो।
मत मानो कभी वो बुराई लौटकर हमारे पास भी आएगी, तब शायद आपको आपकी गलती का एहसास हो और आप उनसे माफ़ी मांगे। राहत का कहना बिल्कुल सही था। अगर हम किसी और की माँ बहन के साथ गलत करेंगे लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी वो ही रिश्ते हैं, कल को कोई उनके जैसा ही उन्हें भी हट करेगा। राहत उन सब के चेहरे देखकर बोली, सिर्फ प्यार करना ही काफ़ी नहीं होता। प्यार के साथ अपने पार्टनर पर ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, केयर, खुशियाँ, सुख दुख के साथ ही सब बनना पड़ता है, तब वो प्यार कहलाता है। अगर ये सब ना हो तो वो सिर्फ जिस्मों का ही रिश्ता बनता है जिसे आजकल सब प्यार कहते हैं। राहत आगे बोली, हम आप लोगों से ये सब नहीं कहते लेकिन उन तीनों को घुटते हुए भी नहीं देख सकते थे, इसलिए आप चारों को साथ में बताया। लेकिन वो तीनों बहुत अच्छी है, प्लीज़ उन्हें हर्ट मत करो, उन्हें समझो, उनसे बात करो, वो क्या कहना चाहती है वो सुनो। अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन तीनों राहत की बातें सुनकर सुन ही हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही कहे। उनके सामने एक एक कर अपने बर्ताव घूमने लगे। राहत की बातें सीधे उनके दिलो दिमाग पर जाकर लगी थी। वही अर्धमान को अपनी छोटी सी प्रिंसेस की बातें सुनकर उस पर गर्व हो रहा था कि हाँ, मस्ती मजाक, बचपना, शरारतें सब करती है लेकिन वक्त पर समझदारी दिखाना भी उसे बखूबी आता है। राहत अपने भाइयों को चुप देखकर बोली, आप लोग अब सोचो कि आप लोग गलत हो या सही। हमारे कल एग्जाम है, हमें उनकी तैयारी करनी है। लेकिन एक बात याद रखना कि आपकी भी एक बहन है, अगर आप किसी लड़की के साथ गलत करोगे तो कल को कोई आपकी बहन के साथ भी करेगा। ये बोलकर वो उठकर विला के अंदर चली गई। उसकी नज़र रविंद्र जी, रागिनी जी या सानवी किसी पर भी नहीं गई थी। अब आगे कपूर विला गार्डन में राहत अपने भाइयों को चुप देखकर बोली, आप लोग अब सोचो कि आप लोग गलत हो या सही। हमारे कल एग्जाम है, हमें उनकी तैयारी करनी है। लेकिन एक बात याद रखना कि आपकी भी एक बहन है, अगर आप किसी लड़की के साथ गलत करोगे तो कल को कोई आपकी बहन के साथ भी करेगा। ये बोलकर वो उठकर विला के अंदर चली गई। उसकी नज़र रविंद्र जी, रागिनी जी या सानवी किसी पर भी नहीं गई थी। अधिमान, अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन को देखकर गुस्से से बोला, प्रिंसेस ने जो भी बोला है वो सोच समझकर ही बोला है, इसलिए सोचो इस बारे में, वरना वक्त बाद में बहुत पछताओगे। ये बोलकर वो भी चला गया। अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन तीनों तो चुपचाप ही बैठे थे। रविंद्र जी गुस्से से बोले, इन तीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो उनकी तरफ बढ़ने लगे, तभी रागिनी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया जिससे वो रुक गए और बोला, रोका क्यों? रागिनी जी बोली, रवि जानती हूँ ये तीनों गलत हैं लेकिन प्रिंसेस ने जो कहा है उनका असर हुआ है उन तीनों पर, इसलिए अब आप अंदर चलिए और नॉर्मल बिहेव कीजिए जिससे उन्हें शक ना हो कि हमने सब कुछ सुना है। रविंद्र जी को उनकी बात सही लगी, उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। तभी उनकी नज़र सानवी पर गई जिसे देखकर वो बोले, बेटा। सानवी ने सर उठाकर उन्हें देखा तो रविंद्र जी बोले, जब तक बर्दाश्त करोगी वो तुम्हें तकलीफ देगा, उसे जवाब देना सीखो। ये बोलकर वो अंदर चले गए। सानवी उनकी बातें सुन जर उन्हें देखती रही। रागिनी जी उसके बोला है, इसलिए सोचो इस बारे में, वरना वक्त बाद में बहुत पछताओगे। ये बोलकर वो भी चला गया। अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन तीनों तो चुपचाप ही बैठे थे। रविंद्र जी गुस्से से बोले, इन तीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो उनकी तरफ बढ़ने लगे, तभी रागिनी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया जिससे वो रुक गए और बोला, रोका क्यों? रागिनी जी बोली, रवि जानती हूँ ये तीनों गलत हैं लेकिन प्रिंसेस ने जो कहा है उनका असर हुआ है उन तीनों पर, इसलिए अब आप अंदर चलिए और नॉर्मल बिहेव कीजिए जिससे उन्हें शक ना हो कि हमने सब कुछ सुना है। रविंद्र जी को उनकी बात सही लगी, उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। तभी उनकी नज़र सानवी पर गई जिसे देखकर वो बोले, बेटा। सानवी ने सर उठाकर उन्हें देखा तो रविंद्र जी बोले, जब तक बर्दाश्त करोगी वो तुम्हें तकलीफ देगा, उसे जवाब देना सीखो। ये बोलकर वो अंदर चले गए। सानवी उनकी बातें सुन जर उन्हें देखती रही। रागिनी जी उसके सर पर हाथ रख कर बोली, सानवी हमने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना है, इसलिए एक बात बताती हूँ, कभी भी सही होने पर किसी के आगे मत झुको, उसे मुंह तोड़ जवाब दो। और जब तुम जानती हो कि तुम सही हो तो खुद को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो काम अब अर्थ खुद ही करेगा। बस इस बीच तुम अपने पति को अपनी उंगलियों पर नचाओ, उसे एहसास कराओ कि वो गलत हैं। रविंद्र जी और रागिनी जी गलत को गलत और सही को सही बोलने वाले थे, फिर सामने कोई भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। सानवी पर भी राहत, रविंद्र जी और रागिनी जी की बात का असर हुआ था। उसने हाँ में सर हिला दिया जिसे देखकर रागिनी जी बोली, ये हुई ना बात, अब चलो और बस आराम से अपने पति को परेशान करने के तरीके ढूंढो, और अगर ना मिले तो प्रिंसेस से पूछ लेना, उसे सबको परेशान करने में बड़ा मजा आता है। सानवी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। फिर वो और रागिनी जी दोनों अपने रूम में चली गई। अर्धमान, आर्यमन, अंशुमन तीनों बस अपने बारे में ही सोच रहे थे। कुछ सोचकर अंशुमन वहां से उठकर अंदर की तरफ चला गया और आर्यमन भी उठकर रूम में चला गया। अर्धमान अकेला वहां बैठा हुआ था और सोच रहा था कि उसकी जिंदगी पहले कितनी अच्छी थी। वो अपनी पुरानी यादों में खो गया। फ्लैशबैक स्टार्ट। समृद्ध अनाथालय।
अर्धमान बचपन से यही पला बड़ा था, लेकिन 12th के बाद उसने अनाथालय छोड़ दिया था और हॉस्टल में रहने लगा था। वहीं पढ़ भी रहा था। बीच बीच में कभी उसका मन होता तो वो यहाँ आ जाता था। इसी बीच उसकी नज़र एक शांत लड़की पर पड़ी। वो उसे बहुत मासूम लगी थी। उसने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि माँ बाप के एक एक्सीडेंट में मौत के बाद वो अपनी बहन के साथ यही रहने आ गई थी। धीरे धीरे उससे बात करने लगा, उसकी मदद करने लगा। दोनों का सपना ही डॉक्टर बनने का था, इसलिए दोनों की खूब जमती थी। और अर्धमान को तो सानवी बहुत पसंद भी थी, लेकिन उनकी करीबी ऋचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो कुछ ना कुछ कर उनके बीच मुश्किलें पैदा करती रहती थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर पाती थी। उसे अर्धमान को पाना था, इस वजह से वो अपनी बहन जे साथ का रिश्ता तक भूल गई थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और साल निकल गए, जहाँ अर्धमान और सानवी दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग बता दी थी। अर्धमान की तो सानवी में जान बसने लगी थी। उसकी नाराजगी, उसकी शरारतें, मुस्कान, सब से ही तो उसकी जिंदगी में रोशनी थी। वहीं सानवी अर्धमान के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उनकी इसी खुशी को ऋचा की नज़र लग गई। एक दिन ऋचा ने यहाँ अनाथालय की अम्मा को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे वो कोमा में चली गई और उसका सारा इल्जाम सानवी पर आ गया। और वहाँ के बच्चों को भी यही लगा कि ये सानवी ने ही किया है। ये बात अर्धमान को पता चला तब उसके लिए यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसी वक्त उसे एक वीडियो मिली जहाँ उसे पता चला सानवी वहाँ की वार्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने उन्हें मारने वाली बात भी की थी, जिससे उसे यकीन हो गया कि ये उसी ने किया है। वो यहाँ की अम्मा से बहुत प्यार करता था। वो अकेली ही औरत थी जो कि उन सबको संभलती थी, उसे बचपन में सहारा दिया था। लेकिन सानवी के ऐसा करने से उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सानवी से जबरदस्ती शादी कर ली ताकि उसे तकलीफ दे सके। वही ऋचा को अपना प्लान फेल होता नजर आया था, इसलिए वो उनकी शादी के बाद उनके बीच और गलतफहमी पैदा करने लगी और उन दोनों का रिश्ता बस इसी में उलझ गया था। अर्धमान सानवी को तकलीफ देने लगा था, जिससे सानवी बिना कुछ कहे चुपचाप सहने लगी थी और अर्धमान वो उसे समझ ही ना पाया, ना उसकी सच्चाई सुन पाया था। फ्लैशबैक एंड अर्धमान यही सब सोचते हुए नीचे घास पर ही लेट गया और खुद से ही बोला, क्या मैं गलत हूँ? मैं सच्चाई नहीं देख पाया। क्या इसका कोई और पहलू भी होगा? मुझे वो जानना होगा। उसने अपने फोन से किसी को मैसेज भेज दिया ताकि उसके आदमी सच्चाई का पता लगा पाए। अर्धमान घास पर लेटा हुआ अपने और सानवी के खूबसूरत लम्हों के बारे में सोचने लगा। यही सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी, उसमें से आंसू निकल गए थे। सानवी भी अपने बेड पर लेटी आंसू बहा रही थी, लेकिन रागिनी जी और रविंद्र जी की बात याद कर कर उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, अर्ध आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, इसका बदला तो मैं लेकर रहेंगी। इतनी आसानी से आपको माफ बिल्कुल भी नहीं करेगी। उसे यकीन था कि उसने गलत नहीं किया तो वो बेगुनाह साबित हो जाएगी, लेकिन अर्धमान की गलती को इतनी आसानी से नहीं